Okay, Ji. So we start with the second. It's a continuation of the previous one. जिसमें ये कि we are more focused on to the fundamentals of cloud computing, fundamental building block क्या है cloud के और so we'll start with that. ये हमने already discuss कर लिया जी कि what is cloud computing. So cloud computing is a computing as a service, basically an internet-based computing in most of the cases, जहाँ में हम shared resources को use करते हैं और it's a culmination of multiple attempts to the large scale computation. So there are different types of large scale computation available with different concepts like on-demand computing, utility computing, ubiquitous computing, autonomic computing, platform computing, edge computing, fog computing, elastic computing, grid computing, cluster computing, parallel computing. तो ये सारे कंप्यूटिंग की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. सो इट वुड बी बेटर अगर आप इनको ना थोड़ा सा एक बार कुछ सर्च भी करने पढ़ भी लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ओवरलैपिंग है बहुत सारी जो है इनमें से एक्चुअली ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है. लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग और autonomic computing is how you do the things autonomically or automatically. So cloud computing वो काम भी provide कर रहा होता है और प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग इसके अंदर वैसे ही शामिल है. So but it would be better if you go through with each of them over the internet, just discuss them or have an idea about them. क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन एज पर द नेस्ट जो सबसे कॉमन और फेमस डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन है, it's from American National Institute of Standards and Technology, abbreviated as NIST, defines the cloud as following. So उस डेफिनेशन को ब्रेकअप करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ये एक ही पैराग्राफ में डेफिनेशन है. So cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access. और ये क्यों की जाती है? टू अ शेड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. और वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं? कुछ भी हो सकती हैं. दे कैन बी नेटवर्क सर्वर्स, दे कैन बी स्टोरेजेस, एप्लीकेशंस, सर्विसेज, मेमोरीज एटसेट्रा. और इन सबको दे कैन बी रैपिडली प्रोविजन्ड एंड रिलीज्ड. इमीडिएटली आपको प्रोविजन हो सकती हैं फौरन से और रिलीज भी की जा सकती हैं. और इस सारे को करने में you need to require minimal management effort और service provider interaction. ठीक है. तो ये सारे उस एक डेफिनेशन को ब्रेकअप मैंने किया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. So to say it's आपकी convenient है, on demand नेटवर्क एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड, जहाँ पे आपको शेड पूल ऑफ रिसोर्सेज मिलती हैं. वो रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं? वो कुछ भी हो सकती हैं. इन ब्रॉडर सेंस दे कैन बी सर्वर्स, स्टोरेजेस, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस और एनी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज जो कि बहुत इजीली आपको मिलेंगी. रैपिड प्रोविजन होगी, रैपिड इलास्टिसिटी भी होगी, फोन से कम ज्यादा हो सकती हैं और क्वाइट ऑटोमेटेड इन नेचर, ऑटोमेटिकली मिल रही थी. बहुत कम एफर्ट करनी पड़ती है आपको उनको प्रोविजन करने के लिए. सो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली अगर हम देखें, सो वी एक्सेस द क्लाउड फ्रॉम वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइसेस. वो फोन्स भी हो सकते हैं, टैबलेट्स भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एंड उनके थ्रू हम ये क्लाउड सर्विसेज लेते हैं. एंड अगेन ये तो वो है जहाँ पे हमारी एंड यूजर जो यूजर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन होती है, बिकॉज यूजर इज बिहाइंड दीज डिवाइसेस. देयर कैन बी इवन नॉन ह्यूमन डिवाइसेस एज वेल, लाइक सेंसर्स हैं आपके. सो सेंसर इज सेंडिंग डेटा डायरेक्टली टू द क्लाउड. गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. So they can be sending data directly to the cloud as well. Or then inside the cloud we have at least 3 different types of services. और यही हमारी basically service layer है. So we can have infrastructure services where you can be provisioned with the computing services. Computing service क्या होती है? सबसे main जो इस वक्त जो ज्यादा cloud famous हुआ है, that is with the computing and storage services. तो computing service क्या होती है? जो typical आपका कंप्यूटर है, you need to do some computation, आपने सॉफ्टवेयर रन करना है. So you are going to need definitely the most important thing, processor, then memory and some storage space as well. So main memory आपको मिल जाएगी, कुछ storage मिल जाएगी और most importantly आपको कोई processing मिल जाएगी. So that is a compute service. And then you can have storages as well, जिसमें बड़ी common जो आप use करते हैं, that is block storage. You can have network access. Then you can have platform services. तो platform में वो होती हैं जो कि हमारे system software type की services होती हैं, like servers हैं, databases हैं, application runtime है, application development tools हैं. So all of them they come under the umbrella of platform. And then
You can have applications as well. Like email services हैं आपकी, word processors हैं, spreadsheets हैं, banking applications हैं, university application है, monitoring, logging tools हैं, financial applications हैं, health rating services की applications हैं, property rental की services हैं. You can have variety of types of applications, and there is a huge and non-exhaustive list. तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि एप्लीकेशंस की होती है, which can be proven over the internet, so as a cloud services. So cloud computing is a very generic term जो कि basically use होती है network based computing के लिए, और which generally takes place over the internet, और utility computing की form है, और basically you integrate multiple types of resources together to provide independent services. Individual components की भी हो सकती हैं like storage की, or you can have bundled services as well. The storage with compute and network आपको available हो रही है. जो major cloud computing जो चीज आपको provide करता है to the end user, that is they hide the complexity. ठीक है, जो प्लेटफॉर्म को कंस्ट्रक्ट आप करते हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, so there is a huge complexity involved. और क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है that is more complex, in fact it's more complex than एंड जर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अब इसके अंदर आप और ज्यादा लेयर्स ऐड करते हैं. क्यों ऐड करते हैं? सो दैट यू नीड टू बी एबल टू हाइड दिस कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम एंड यूजर्स. एंड यूजर्स जो हैं वो आपके उनसे उनसे वो आप चीजें जो है ना हाइड कर देते हैं, और फिर आप उसके ऊपर वो सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं. और अब जब आप ये सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं तो इन सर्विसेज के अंदर आपको फील होता है कि यस इट्स वेरी इजी टू यूज, बड़ी कन्वीनियंट है, बड़ा, लेकिन एक्चुअली इस सारी प्रिविजन को करने के लिए क्लाउड का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, लेकिन यूजर से जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाती है. और इसके अंदर आपके हार्डवेयर और जनरली वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर होते हैं, एंड सॉफ्टवेयर दे आर अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, सम क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, enterprises, corporations, businesses, anyone can have an access to these resources depending upon the model. Or you do not need to know in terms of the underlying details of the infrastructure. This is very important because you do not have an understanding कि जी नीचे क्या हो रहा है, infrastructure कैसे हुआ है. And depending upon the type of services you are using, let's say if you are using infrastructure services, तो आपको नीचे के infrastructure का नहीं पता होगा जो cloud के यूजर है, उससे ऊपर का पता होगा. फिर उससे ऊपर का अगर है, अगर प्लेटफॉर्म का है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म का पता होगा. अगर एप्लीकेशन के यूजर है उसे बिल्कुल नीचे नहीं पता होगा. ठीक है, तो उससे तो बहुत ज्यादा चीजें हाइड हुई होती हैं. इट डिपेंड्स कभी कहाँ की. फिर इसमें जो आपका कस्टमर होता है, कस्टमर में फिर यूजर दो तरह के होते हैं. आपको जो कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से सुनिए, क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर आपका फिर इंटर रिलेशनशिप आता है अमंग द यूजर्स. आपको जो कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जनरली दो टाइप के मेजर यूजर्स हैं. एक आपके उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाले होते हैं, जो कि आपके जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एक्सेट्रा. और जो दूसरे हैं वो आपके यूजर्स होते हैं, जो एंड यूजर होता है. लेट्स से आप कोई अपनी वेब सर्वर चला रहे हैं, उस पर आपकी एप्लीकेशन होस्टेड है, तो यस यू आर मैनेजिंग देम और वो आपके लोग यूज कर रहे हैं. इसी तरह आपके और बेशुमार सर्विसेज हो सकती हैं. लेकिन वंस वी टॉक अबाउट द क्लाउड, तो क्लाउड के अंदर जो है वो अब आपकी जो सर्विस है, फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर आप बैंक हैं, टेक द एग्जांपल ऑफ अ बैंक, इट्स अ बिग एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशन. तो बैंक्स की बहुत सारी सर्विसेज होंगी. बैंक्स के पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, जो एप्लीकेशन डेवलप हुई हुई है उनके भी ऑप्स के लोग होंगे, ऑपरेशंस के लोग होंगे. ठीक है, वो ऑपरेशंस को जो रन कर रहे होंगे, आपके सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस को रन कर रहे होंगे. फिर उनके यूजर्स होंगे, मेजॉरिटी तो हजारों की तादाद में हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यूजर्स हों, जिसमें बैंक के एम्प्लॉय भी हैं और बैंक के बाहर के लोग भी हैं, जैसे कस्टमर हैं, जैसे हम लोग हैं, हम उनकी इंटरनेट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. सो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ. अब वो जब क्लाउड पे चले जाते हैं, तो क्लाउड पे अब आपका क्लाउड प्रोवाइडर जो वो एडमिन है, उसके एडमिन हैं. तो क्लाउड एडमिन हैं, देन वो जब आपको अकाउंट क्रिएट करके देते हैं तो देयर मे बी योर एडमिन एज वेल. तो अब आपके जैसे सर्वर्स वहां पे होस्ट होने,
तो अब आपके जो बैंक के एडमिन है उनका काम क्या है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय क्लाउड सर्वर्स पे उनको होस्ट करना। लेकिन अब आपके एडमिन्स का जो कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जनरली वर्चुअलाइज्ड आर्किटेक्चर या वर्चुअलाइज्ड मशीन मिलती हैं। तो अगर आप लोएस्ट लेवल भी परचेज करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का होता है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं होता जनरली आपके क्लाउड एडमिन को। वो ये नहीं कर सकते कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट करके उस हार्डवेयर से फिजिकली किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते। वो ये जरूर कर सकते हैं कि वीएम कोई और ले लें, कोई और विंडोज की वीएम की जगह लिनक्स की वीएम ले लें, ठीक है, लेकिन बारो कर लें, रेंट कर लें। लेकिन वो इसको बिल्कुल अलहदा से कि जी नीचे का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑब्सलीट कर दें या कुछ और कर दें, वो ये वाला काम नहीं, वो एक्सेस नहीं आती, जबकि लोकल पे होती है। तो आपके एडमिन रिस्ट्रिक्टेड होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर वो प्लेटफॉर्म के हैं तो और रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। फिर आगे यूजर होते हैं, तो क्लाउड वाले केस में एक्चुअली 3 यूजर हो जाते हैं, 3 लोग हो जाते हैं। एक एक्चुअल जो क्लाउड एडमिन है, फिर क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड पे उसी तरह 2 लोग हैं, कस्टमर वाली जो साइड है, कस्टमर पे एक बिल्कुल उसका एंड यूजर है, नेट एंड यूजर, और फिर एक बीच में एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है उस एप्लीकेशन का या उस उन सर्विसेज का। सो हुएवर इज देयर, उनकी जो नॉलेज अबाउट जो अंडरलाइंग डिटेल्स है वो कम होता जाता है, वो उनको उस दर्द सर की जरूरत नहीं रहती। सो देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये एक बहुत बड़ा फीचर जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, कि जी सिस्टम फौरन से स्केल अप स्केल डाउन हो सकते हैं, और पे एज यू गो मॉडल है, जितना आपको चाहिए उतना ही आप इस्तेमाल करें, ठीक है। सो इट्स दैट टाइप ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग, सो इट्स ऑलवेज ऑन and accessible anywhere, any place, wherever you go in the world, you can access these services. The only thing that you need to have is internet, ठीक है, आपको उसकी connectivity चाहिए। So it provides you those facilities. और main important क्या है कि you pay only for those things which are which you have used actually. और clouds जो हैं, they are generally transparent to the users and application. You can customize them, customize cloud applications or the cloud utilizations in different ways. आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। और अंडरलाइंग क्लाउड कैसे बनता है, वो उसी तरह आपके क्लस्टर्स के ऊपर बनता है, और क्लस्टर्स ऑफ जनरली पीसी सर्वर्स होते हैं, और ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं उसके अंदर। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से डेवलप किया जाए। देन क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, तो अब इसमें एक और चीज आपने ध्यान करनी है, मैं एक और चीज बल्कि इंटरेस्टिंग आपको बता दूं कोर्स के हवाले से, कि इस कोर्स में हम दोनों एस्पेक्ट देखेंगे, क्लाउड को यूज करने के हवाले से भी और क्लाउड को बिल्ड करने, मेनली तो क्लाउड को बिल्ड करने के हवाले से, क्योंकि जैसे क्लाउड है क्या, उसको बिल्ड क्या करना है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, बाकी चीजें क्या होती हैं। आपको जो कमर्शियल कोर्सेज या जो कमर्शियल कोई चीज मिल रही होती है, वो आपकी क्लाउड की यूटिलाइजेशन के हवाले से होती है। कभी अच्छा इस क्लाउड से अगर कोई काम लेना है तो काम कैसे लेना है, क्लाउड कैसे बिल्ड होता है, वो अंडरलाइन आपको नहीं पता होता, यहाँ पे हम वो चीजें देखेंगे। तो इसमें ही बल्कि 2 चैप्टर्स हैं हमारे, एक पब्लिक क्लाउड का है और एक प्राइवेट क्लाउड का है। एक प्राइवेट क्लाउड का जो वो तो ओपन स्टैक का पहले से था, इस बार हमने पब्लिक क्लाउड का भी इंट्रोड्यूस किया। तो जो प्राइवेट क्लाउड का दैट इज ऑन हाउ टू बिल्ड दैट प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किस तरह हैं, और उसके ऊपर हम एक ना डेमो सेशन भी करेंगे जो कि उसको डिप्लॉय करने का होगा, तो जैसे जी प्राइवेट क्लाउड है वो बिल्ड कैसे करना है। और जो पब्लिक क्लाउड है क्योंकि उसको तो हम डिप्लॉय नहीं कर सकते ना, उसकी हम यूटिलाइजेशन का करेंगे, जो जनरली होता है जैसे गूगल क्लाउड के ऊपर, क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम करेंगे। तो ये 2 एस्पेक्ट होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना। तो हम दोनों एस्पेक्ट से जो है चीजों को देखेंगे, ठीक है जी। मेजर कॉन्सेप्ट्स जिनको भी हम देखते हैं इसमें, एक क्लाउड कंप्यूटिंग की मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या है, सर्विस मॉडल्स क्या है, आर्किटेक्चर पे पूरा हमारा एक चैप्टर है, और फिर मल्टी क्लाउड या फेडरेटेड क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है, और क्लाउड इंजीनियरिंग क्या होती है। तो 3 मेजर इसमें चीजें, एक सर्विस मॉडल है, डिप्लॉय मॉडल है, और करेक्टरिस्टिक्स हैं। 3 सर्विस मॉडल हैं बेसिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
इसी तरह डिप्लॉयमेंट मॉडल भी 3 से 4 हैं, कुछ 3 क्लासिफाई करते हैं, कुछ 4 करते हैं, कुछ इससे भी ज्यादा कर देते हैं। मेन क्या है जी, पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है और हाइब्रिड क्लाउड है और कम्युनिटी क्लाउड है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, वो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग है, डायनेमिक इलास्टिसिटी है, रिसोर्स पूलिंग है, मैयत सर्विसेज है और नेटवर्क प्रोविजनिंग है। इनको हम देख लेते हैं एक एक करके। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जी, कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एसेंशियल वो है कि जो कि होनी चाहिए जरूरी, और कॉमन वो है जो कि अच्छी बात है, आपकी जितनी ज्यादा होंगी उतना बेहतर है, इतना स्ट्रॉन्ग क्लाउड होगा। एसेंशियल क्या है जी, नंबर 1 ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, देन मैयट सर्विस, देन रिसोर्स पूलिंग, देन रैपिड इलास्टिसिटी, देन नेटवर्क प्रोविजनिंग। ठीक है, इनको हम आगे एक एक करके देख लेते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इधर हमने लिखी हुई हैं कि जी मैसिव स्केल होनी चाहिए, बड़े स्केल पे काफी ज्यादा सर्विसेज होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए पर्टिकुलरली इन देयर एक्सेस, जिस तरीके से एक्सेस होती है क्लाउड की, एक सर्विस एक तरह एक्सेस होती है तो ये ना हो कि दूसरी सर्विस दूसरी तरह एक्सेस हो। वर्चुअलाइजेशन हो तो ज्यादा बेहतर है, और यस वर्चुअलाइजेशन गिव यू लॉट ऑफ कंसोलिडेशन। लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर होने चाहिए, resilient computing होनी चाहिए, इन केस ऑफ फेलियर इट शुड बी resilient enough to sustain the failures, और अगर हो ही रहा है तो डाउनग्रेडेड मोड में जरूर कुछ ना कुछ परफॉर्म जरूर करें। देन ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर जनरली रिटन इन अ सर्विस ओरिएंटेड वे, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी कॉमनली यूज होता है। एंड देन हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होना। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें हमने बात की कि दे आर 5 essential characteristics and then there can be many common characteristics जो कि क्लाउड के अंदर अक्सर पाई जाती हैं और जो essential हैं they need to be there। उसमें number 1 is on demand self service, means whenever you need a resource it needs to be provided to you। auto scaling हो, automatically provision हो रही हो, scripts available हैं उनके थ्रू आप कर लें, थ्रू API से हो रही हैं, या अगर जब यूजर को चाहिए तो मैन्युअली भी कर सकता हो, बट whatever he wants, जितनी भी इसको रिसोर्सेज चाहिए they should be available। इसी तरह मैयड सर्विसेज, इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव these सर्विसेज मैयड। मैयड होने का मतलब सिर्फ मेजरमेंट होता है, बिलिंग जो है वो ऑब्वियसली मेजरमेंट की बेसिस पे ही होती है, लेकिन जो कुछ सर्विसेज बिल्ड होती हैं कुछ जो है वो उनकी बिलिंग नहीं हो रही। Resource pooling means that there is a huge pool, a large pool of resources available in terms of variety and in terms of quantity as well। दोनों तरह से जो है वो resources आपको available। And then elasticity needs to be very rapid, कि जब भी आपको चाहिए immediately तो प्रोविजन हो जाए, और दूसरा वो काफी ज्यादा लेवल की आपको elasticity और rapidly possible। Elasticity means everyone knows elastic fields, there was a flexibility level you can and then broad network access of in form of network, meaning over the network anywhere, anytime, any place you can get an access to the cloud resources। And then common characteristics here कि generally they are yes massive in scale, because जो cloud provider होते हैं they are generally quite huge in size, or so they give you a massive scale computational services। Then homogeneity, interfaces in standards in the way you access the cloud, there needs to be an homogeneity in those patterns, in those accesses, एक ही तरीके से homogeneity rather than heterogeneous आप एक ही तरीके से उन चीजों का access करें। Then virtualization is really common, or almost it's like an essential thing, because without this it becomes very difficult to really truly leverage the cloud computing resources, और खास तौर से जब आपने auto scaling करनी है, consolidations करनी है, maximum utilization करनी है, so it becomes very difficult without virtualization, particularly at the machine level, जो हम machine virtualization। And then the low cost softwares are available as well। इसी तरह resilient computing, there is a failure, cloud does not let you down, and it actually gives you reliability, so you can have machines running in some other part as well। And then geographically, yes, they are distributed, you can access cloud services across the world, खास तौर से बड़े cloud provider हैं which are more common, so you can get an access to their resources all across the world, different जगहों से आप कर सकते हैं। Then service orientation needs to be there। अगर आप
सर्विसेज उनकी ले रहे हैं, so they need to be offered as a service oriented way, and then security level should be very good. So these are the common characteristics needs to be there in cloud. So done with this. Now we come to very important aspect, दो important aspect of cloud के deployment models हैं और दूसरे service models. तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का कुछ अपनी चीजों का आइडिया होता है लोगों को, बिकॉज़ नाउ दे कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन द एवरीडे लाइफ, और उसमें बेसिकली देयर आर मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मॉडल, 3 से 4 मेजर कैरेक्टराइजेशन में बताए जाते हैं. सो वी डू हैव पब्लिक क्लाउड, वी डू हैव प्राइवेट क्लाउड, वी डू हैव हाइब्रिड क्लाउड, एंड वी डू हैव कम्युनिटी क्लाउड. दो मेजर कैरेक्टराइजेशन है, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड. Hybrid means a combination of them, and the community is a bit specialized type of based on it. So we go into more detail onto them. सबसे पहले we take the public cloud. Public cloud क्या होता है? जो भी हम commonly इस वक्त रेफर करते हैं, हम cloud करते हैं, तो generally in de facto or by default we generally means public cloud. Public cloud is a cloud which has been offered by a third party, by an outsourced data center, and they offer the services to its clients, जो कि कोई और कंपनी या कोई और इंडिविजुअल्स हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है, Amazon EC2 है, RightScale है, Net है, NetSuite है, Salesforce है. So all of them, these big names, they are public cloud, जो कोई सर्विसेज आपकी दे रहे होते हैं थर्ड पार्टी. आप में से किसी ने कल ऑरेकल का सेमिनार अटेंड किया? मुझे पाकिस्तान कम ही नजर आया. ओरेकल का सर्वर यूज किया होगा. किया था आपने? अच्छा जी सर, लेकिन प्रोजेक्ट किया था, यूज किया था डीजी के लिए. नहीं, मैं कल का पूछ रहा हूँ, जो मैंने एक सेमिनार का लिंक शेयर किया था, मैं पूछूंगा किसी ने अटेंड किया है. अच्छा नहीं, एनीवेज. सो क्लाउड जो है, पब्लिक क्लाउड जो है, दिस इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक, और जनरली जो है आपकी ये क्लाउड सर्विसेज जो दे आर बीइंग सोल्ड टू द इंटेंडेड कस्टमर्स ओवर द इंटरनेट. तो इंटरनेट के थ्रू आपके जो कस्टमर है वो इसको यूज करता है. पब्लिक क्लाउड सर्विसेज जो है वो जनरली पेड होती है, बट दे कैन बी फ्री एज वेल, और फ्री में फिर उनके अपने बिजनेस मॉडल होते हैं, how they earn against those free services, और generally owned by and managed by some large scale business organization, large scale IT organization, जो कि really इसको business term में use करती है. And but they can be also managed by some government organization or academic institute as well, for different purposes, कि जी community को सर्विस देने के लिए या पब्लिक के लिए भी हो सकता है. Like in Pakistan, we do have a public cloud from PITB as well, right? But they have offered it as well. In case of business organizations, public cloud, they generally charge the user for the cloud service usage. Lekin sometimes कुछ free services भी देते हैं, like Google offers you so many cloud services free of charge, जो आप generally use करते हैं as an individual, सारी charge कर रहे होते हैं. For example, you use their emails, you use their other docs like spreadsheets and PowerPoint type presentation tool and all this. So they are their cloud services, and generally user is situated far from the data center. डेटा सेंटर हो सकता है पाकिस्तान में यूजर बैठा है, डेटा सेंटर जो है यूएस के अंदर है या जापान में है, एक्सेट्रा. और एग्जांपल्स जो हैं, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. पब्लिक क्लाउड, यू हैव Amazon EC2, Amazon Elastic Cloud, Google Cloud Platform, it's no more Google App Engine, generally they say Google Cloud Platform, and Microsoft Windows EC2. ये जो है आपके मेजर पब्लिक क्लाउड है. पब्लिक क्लाउड के जो मेजर की बेनिफिट्स हैं, एक तो ये है कि जो मेजर हमने क्लाउड के जब भी हम फायदों की बात कर रहे हैं या चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम जिस रेफर कर रहे होते हैं पब्लिक क्लाउड. तो पब्लिक क्लाउड वाले जो इश्यूज है वो वही है जो हमने ज्यादातर क्लाउड के चैलेंजेस या उनमें बात की है. तो जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो यही है कि मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है.
You do not have to manage this infrastructure yourself. It's been managed by some other third party. So all of your worries and the risks, they have been transferred to someone else. And then there is a huge level of scalability. Okay, so there's a huge level of scalability, and you can scale up and down as much as you want. Whereas you can convert your cloud own infrastructure into a private cloud, लेकिन उसके अंदर scalability auto तो होती है, लेकिन unlimited नहीं है, उतनी होती है जितना आपने अपना infrastructure purchase किया होता है. And very important is you eliminate complex procurement processes. आपका अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो आपको जब भी परचेजेस करनी पड़ती हैं, so you have to go through a very bureaucratic procurement cycles, which takes time, and there is generally a lead time to build and acquire and provision all these things. So it takes time. So public cloud major benefit जो है, it eliminates that those things, and you really get benefited by having on-spot and really instantaneous provisioning of cloud services. Then it also removes undifferentiated heavy liftings, which means like you mainly focuses on your core business values rather than being putting a lot of efforts on your IT infrastructure and all those things. For example, if you are a bank or a hospital or a university or any other non-IT organization, so you would be focusing purely on your core business operation rather than putting a lot of efforts onto IT infrastructures. और जिस तरीके से इस वक्त भी है कि IT infrastructure that have become a really a big backbone for any organization. तो challenges भी बहुत throw करते हैं. तो अगर you are having a lot of issues or the challenges being thrown by these IT infrastructures and IT which is being managed by your own self, so you will be in a trouble area. तो उसके लिए इसलिए public cloud is a very good option. And a very good thing is that you have a very reduced upfront capital investment, so you use the pay-as-you-go model. जितना use करते हैं, you pay only for that. So this is public cloud. Major drawbacks are you can mean vendor lock-in. For example, if you are in infrastructure as a service or even platform as a service, which we see later, you can be a vendor lock-in. For example, if you have been using a particular cloud platform for a long period of time and you're using a variety of services, you can be in a situation where you're locked in with that vendor, and it's not very easy to move from that cloud provider to another cloud provider. आपका data और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर dependent हो चुका है. And a very important is security concern regarding public cloud, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, they do not go for public cloud, they opt for the private cloud. तो अपने existing infrastructure को cloudify कर देते हैं and then they use it. So security is a concern. Now, if we talk about a private cloud, it's a proprietary of a single organization, and existing infrastructures जैसे पहले आप कहते थे ये exactly उसी तरह है, और but the only difference is you bring a lot of concepts from cloud and you try to enable it in that way so that it becomes like a cloud. So that is called a private cloud. Example is like you do automatic resource management, you do auto scaling, which is scale up, scale down करना है. You make it more automated, just like a public cloud. और यूजर को यही फील होता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जब भी चाहिए होंगी ज्यादा बढ़ जाएंगी, जब नहीं चाहिए होंगी कम हो जाएंगी. रेजिलियंसी प्रोवाइड करते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाली, और मीटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू डू द मीटरिंग एज वेल. ये करके यू गिव एन इल्यूजन लाइक कि जी आप क्लाउड पब्लिक क्लाउड जैसे यूज कर रहे थे उसी तरह से आप पेमेंट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट क्लाउड. So it's generally a proprietary of a single organization, and it may be owned, managed, and operated by the same organization or a third party. So there can be multiple combinations because there are different things like who build this, who own this, who manage this, and operate this. It may exist on the premises of the organization,
or partially in his premises or fully somewhere else. और एग्जांपल्स क्या है प्राइवेट क्लाउड के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. Eucalyptus became very famous in the early days in 2010, 11, 12, 13. Eucalyptus was very famous. Then there is Eucalyptus was eventually been taken, I think, from HP. Then there is CloudStack from Apache, another very famous, काफी famous हुआ था. But OpenStack is the most famous now. OpenStack is a private cloud platform, operating system, and you can use this to make your own infrastructure cloud oriented. So you can cloudify your own infrastructure by using these private cloud platform. Major benefit क्या है जी? वो जो आपका सबसे बड़ा डर है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, security. So the major benefit is it's exclusive for your own use, and the other one very important is ownership. You have a complete control, 100% control over all the cloud infrastructure. In the public cloud, आपका जो lowest level भी access है, उसमें भी आपको 100% पूरी उसके ऊपर control नहीं होता है. So many people, many admins, many organizations, they want to have a complete control over that, and so it gives you that. और जनरली योर ऑन IT डिपार्टमेंट, जो भी कंपनी है उसका जो डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट होता है, मैनेजेस दिस थिंग. सो इट गिव्स यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज. ड्रॉबैक्स क्या है जी? एक तो मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है प्राइवेट क्लाउड में, सो योर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज मोर. ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी लेसर, but in a short period of time it's more than the public cloud, obviously, particularly in the beginning. Because public cloud के ऊपर you just start by having the resources and you pay the rent, whereas इसके अंदर आपको पूरे का पूरा परचेज करना पड़ता है, वो सारा जिस पे आपने अपने क्लाउड को रन करना है. And then operating cost for running the data center can be very high. और जिस तरह की हमने बात की थी कि आफ्टर सर्टेन टाइम अगर आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल्स, और उस तरह के लोग ढूंढना, हायर करना, इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट. तो यू कैन बी इन ट्रबल. और एवरेज यूटिलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज नोन इन एडवांस, तो आपको पहले से नहीं पता होती, तो फिर आपके लिए जो है ना काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इसको फिर हैंडल करने का तरीका क्या? एक बड़ा मेजर जो चैलेंज है ओवर द प्राइवेट क्लाउड वो यही है कि प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो स्केलेबिलिटी है वो एक सर्टेन लिमिट में मिलेगी. एक लिमिट, कितनी लिमिट में मिलेगी? टोटल स्केलेबिलिटी उतनी होगी जितना आपने खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया होगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती. दैट इज द चैलेंज. तो अगर उससे ज्यादा पे जाना है तो फॉर दैट जनरली वी यूज अ हाइब्रिड मॉडल, जो हाइब्रिड क्लाउड करते हैं. सो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, और हम मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हाइब्रिड क्लाउड. तो हाइब्रिड के अंदर ये बेनिफिट हो जाता है कि हाइब्रिड गिव्स अस एक्सेस टू मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, जिसमें पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी हो जाते हैं. तो ये इसी तरह कि आपने प्राइवेट पे अपनी एक सर्टेन लिमिट रखती है. And if there is a problem in terms of scalability requirement, you need to scale up more beyond your limit. So what you do, you move some of your services to the public cloud. So public cloud पर भी चले जाते हैं, now use both services, private की भी और public की. So this is called a hybrid cloud. सर क्वेश्चन है जी. सर कॉन्सेप्ट्स में जो सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ पोर्टल्स पे एक्सेस जो है विद इन कैंपस है, ठीक है, लेकिन उसमें एक पोर्टल ऐसा है जिसमें विद इन कैंपस भी एक्सेस है, आउट ऑफ द यानी कि आप यानी कि किसी भी कंट्री से उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो ये एक हाइब्रिड क्लाउड की एग्जांपल होगी या फिर ये टोटली प्राइवेट है, सिर्फ एक्सेस उन्होंने कहीं से दी हुई है किसी और? वो एक्सेस आप सिर्फ बाहर से दे रहे. ये आप कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? आप कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? जी जी सर. जी जी ठीक है. तो मैं कॉन्सेप्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी जी. अगर तो देखें उनकी अपनी सर्विसेज हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक लाइब्रेरी सर्विस चल रही है, एक
उनकी लेट्स से स्टूडेंट का पोर्टल है जिसपे स्टूडेंट के रिजल्ट्स और डेटा और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, और इस तरह की मल्टीपल है, लेट्स से वीजियम दिस। अब ये सारे उनके अपने बनाए हुए सिस्टम है और अपने लोकल सर्वर्स पे चला, ठीक है। जी जी इनमें सर। से जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक्सेस होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन और ड्यू टू सम अदर कॉन्स्ट्रेंट्स कि जी वो बाहर नहीं हो सकता। और जो पब्लिक क्लाउड वाला है और उनकी सिर्फ लेट्स से लाइब्रेरी में ही होता है, और जो दूसरे वाला है स्टूडेंट पोर्टल है वो बाहर से होता है। तो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सच एज। तो जी जी इसमें सर। जो आपका क्लाउड है वो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए नहीं है, वो आपका प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको जी जी आप सर। बड़ा कैजुअली ही क्लाउड कहेंगे। क्लाउड कहने के लिए ना इसमें बड़ा फिर देखना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड को ये एज सच बहुत बड़ी वो 30 मारहान चीज नहीं है। वो वही है जो आपका पहले से प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ आप उसको जरा वर्चुअलाइज कर देते हैं, मॉडर्न कर देते हैं, ऑटो स्केलिंग कर देते हैं, चीजें वीएम्स में करके ऑटो अप डाउन करते हैं, तो फिर उसको हम क्लाउड कहने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट इन एनी केस जी इट्स योर सर। प्राइवेट स्टफ, इट्स योर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर लेसर क्लाउड ओरिएंटेड है या मोर क्लाउड ओरिएंटेड है, क्लाउडिफाई ज्यादा की है, लेकिन इट्स प्राइवेट, ठीक है। बेशक प्राइवेट क्लाउड जो है ना उसको आप बाहर से भी एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है, वो आपका है। जैसे उसके लिए इसीलिए बड़ा टिपिकल मैकेनिज्म जो वो वीपीएन यूज होते हैं, आप वीपीएन के जी थ्रू जी सर। करते हैं ताकि सिक्योरिटी ज्यादा बरकरार, ठीक है, उसको करने का ठीक है तरीका। सर, हो गया। तो वो प्राइवेट आपका नेटवर्क होता है, उस तक एक्सेस मिल जाती है और आप उसके थ्रू उसको यूज करते हैं। ठीक पब्लिक है क्लाउड सर। का मतलब ये है कि उन्होंने जो है ना अपनी सर्विसेज को पब्लिक क्लाउड के ऊपर होस्ट कर दिया है। लेट्स से गूगल या अमेजोन के ऊपर वो ले गए या खुद से कोई पब्लिक जी जी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, किसी और को, तो देन इट बिकम्स अ पब्लिक क्लाउड। सही ठीक होगा है सर। जी। तो अब ये जो पब्लिक और प्राइवेट है इसके बीच में प्राइवेट क्लाउड की का जो जर्नी है टुवर्ड्स बिकमिंग मोर पब्लिक, इट कैन बी मल्टीपल वेज। So if you are having a pure private, this is the extreme case, the more pure private cloud, and this is a public cloud. So the purest private cloud is going to be an enterprise data center, which is going to be managed by that company itself. वो कंपनी खुद से उसको मैनेज भी करेगी और वो क्या कहते हैं यूज भी खुद ही करेगी, सारे काम जो है उससे रिलेटेड वो खुद ही करेंगी। लेकिन जनरली होता यह है कि मैं अगर कोई आईटी कंपनी हूं तो मेरी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में कोई एक्सपर्टी नहीं होती, ठीक है। सबसे पहला स्टेज क्या है कि मैंने क्लाउड को बिल्ड करना है, फिर उस क्लाउड को चलाना है और उसमें सर्विसेज देनी है, ठीक है। तो वो जो पहले वाला स्टेप है ना सबसे पहला, तो वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता। तो मैं लेट से एक बड़ी आईटी कंपनी भी हूँ और मैंने सॉरी आईटी या बैंक हूँ या कुछ भी हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी है, तो मैं अपना प्राइवेट क्लाउड रखना चाहता हूँ, तो मैं एक कंपनी को हायर करूंगा, वो मुझे बना देगी, ठीक है, जिसकी एक्सपर्टीज है, तो वो मुझे बनाती है बिल्ड बाय क्लाउड ऑपरेटर और सम क्लाउड बिल्डिंग कंपनी, एंड देन आई यूज इट एंड जनरली आई मैनेज इट माई सेल्फ। जो प्योरेस्ट फॉर्म है इसमें क्या है कि मैनेज मैं खुद ही करता हूँ। कुछ कंपनीज ये भी ट्राई करती हैं कि जी अच्छा अपने एम्प्लॉय को करती हैं, अच्छा भाई सीख के ना तुम खुद ही बना भी लो, यस वो भी हो जाता है, लेकिन वो फिर बड़ा जुगाड़ किस्म का क्लाउड बनेगा, क्योंकि इसके लिए जरा स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप मजीद एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप कह देते हैं अपने को बंदे को यार इसको एक्सटेंड करेंगे बड़ा काम, लेकिन क्लाउड इज समथिंग वेरी स्पेशल, तो वो बेहतर है कि आप थर्ड पार्टी को ही देंगे, वो आपको बिल्ड कर देगी, मैनेज आप खुद ही करेंगे, तो दैट इज प्राइवेट क्लाउड। इसके बाद होता है मैनेज्ड प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। मैनेज्ड प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, आपके अपना डेटा सेंटर होता है, आपके ऑफिस में ही होता है और यूज भी आप ही करते हैं, बट इट्स बिल्ड एंड देन आल्सो मैनेज्ड बाय क्लाउड ऑपरेटर। तो एक थर्ड पार्टी जिसकी एक्सपर्टीज है इन सर्विसेज को चलाने में, वो आपको आउटसोर्स करके आपके पास अगर लोग आ जाते हैं तो दे मैनेज दिस। फिर तीसरा ये होता है कि होस्टेड प्राइवेट क्लाउड। होस्टेड क्लाउड प्रोवाइडर में जो है अब आपके डेटा सेंटर नहीं होता, बल्कि क्लाउड प्रोवाइडर का डेटा सेंटर, वो डेटा सेंटर बना देता है, और दिस टू बी यूज्ड बाय वन एंटरप्राइज, अगेन यूज एक बंदा करता है, अब बिल्ड भी वही करेगा, मैनेज भी वही करेगा, और होस्ट भी क्लाउड प्रोवाइडर ही करेगा, लेकिन ये कि होगा सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए एक अलग फैसिलिटी बना के दे दी है जो बाकी से,
फिर ये आ गया कि ये तो बहुत ही ना जरा अफसराना किस्म की वो होगी कि बनवा भी बाहर से रहे हैं, चला भी बाहर रहा है और वो सिर्फ आप ही को सर्विस दे रहा है। सो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट, ये सबसे महंगी आपको सर्विस पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट क्लाउड का फायदा क्या है जनरल में, जनरल में फायदा यही है कि भाई ये मेरे अपने पास है, मैं खुद इसको चलाता भी हूँ, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भी है, लेकिन मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। तो अब जब ये वही काम करके दे रहा है आपके भी, आप पे मैनेज भी कर रहा है, चला भी रहा है, सिर्फ आप ही को सर्विसेज दे रहा है, तो कुछ इसका अपना भी प्रीमियम होगा, ठीक है। तो ये अपना प्रीमियम भी चार्ज करेगा, सो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू लॉट। इसको रिड्यूस करने का फिर तरीका क्या है कि आपके जो मिलते जुलते कुछ लोग हैं जो इसी तरह के हैं, तो वो एग्रीमेंट ये हो जाता है कि अच्छा जी ये 3 बैंक्स का इकट्ठे डेटा सेंटर होगा और इसको वो क्लाउड प्रोवाइडर जो है ना वो मैनेज करेगा, ठीक है। सो दैट इज विद द क्लाउड प्रोवाइडर डेटा सेंटर टू बी यूज्ड, सो डिफरेंशिएशन क्या है, टू बी यूज्ड बाय सम एक्सक्लूसिव एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसमें जो है वो कुछ एक्सक्लूसिव एंटरप्राइजेस जो है वो मिलके कर लेंगी, और वहां पे हो सकता है कि उसे एक जगह पे आपका फिजिकली शायद रिसोर्सेज सेपरेट भी कर दी जाए, डेडिकेटेड हो, लेकिन बहुत सारी जो है फिर शेयर भी कर दी जाए, ठीक है। तो वो शेयर्ड और मिक्स उसका मिक्सचर हो जाएगा, कहलाएगा वो शेयर्ड प्राइवेट क्लाउड, लेकिन होगा किसी और के पास और वो आपका आपको यूज करके आपके लिए बना कर दे रहा होगा और मैनेज करके दे रहा होगा, आप उसे यूज करेंगे। एंड देन इसके बाद जो है फिर अब कुछ नहीं बचता, देन फिर वो क्लाउड प्रोवाइडर इसको बिल्कुल ओपन कर देता है, तो दैट बिकम्स व्हाट, पब्लिक, दैट इज अ पब्लिक क्लाउड, जिसमें वो कोई भी दुनिया में से जो इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये इस तरह से हमारा जर्नी होता है। अब ये जो हमने बात की, टू बी यूज बाय सम एक्सक्लूसिव एंटरप्राइजेस और कुछ लोग मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, तो कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ यूजर, एक जैसे मिलते जुलते यूजर जो हैं उस क्लाउड को एक्सेस कर लेते हैं। जनरली कम्युनिटी क्लाउड जो है उसमें कम्युनिटी वाले मिलके ये तय करते हैं कि कौन 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 इसको यूज करेगा, ठीक है, अपनी कम्युनिटी तय कर लेते हैं, बट सम टाइम ओपन भी हो सकती है ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम। तो ये वाला जो है प्रीवियस प्राइवेट क्लाउड ये इसी तरह का ही है कि ये टाइप वाइज होता है कि अच्छा इसमें सिर्फ बैंक्स हों, कौन कौन से जो पहले से तय नहीं हुआ हुआ, लेकिन वो होंगे, तो पहले एक बैंक आया, फिर दूसरा बैंक आया, फिर तीसरा बैंक आया, तो दैट इज ओके, दैट इज अलाउड। कम्युनिटी क्लाउड में होता है जी अक्सर मिल के तय कर लेते हैं, अच्छा जी हम 5 मिल के ना एक कम्युनिटी क्लाउड बना, जैसे इट्स आइडियली सूटेड, मैं बल्कि मैंने अच्छी चीज को भी किया था रेकमेंड कि यूनिवर्सिटीज का एक कम्युनिटी क्लाउड होना चाहिए, कि आपका जो मिलते जुलते हैं काम भी ऑलरेडी रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो व्हाई नॉट टू हैव अ कम्युनिटी क्लाउड, जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं कि आपकी लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकते हैं, बड़ा आपके पास टेस्ट बेड्स आ सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो कम्युनिटी क्लाउड में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर टाइप की हैं, क्योंकि उनके जरा मिशन ऑब्जेक्टिव्स और वो चीजें भी मिल रही होती हैं, रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंसेस भी मिल रही होती है, सो दे कैन हैव दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। और इसको ऑन मैनेज और ऑपरेट जो है वो भी अगेन मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में किया जा सकता है, ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज कर रहे हैं, सारे मिलकर यूज कर रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी ये हो सकती है कि जी ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, कौन इसको मैनेज करेगा और कौन ऑपरेट करेगा, तो थर्ड पार्टी को दे दें, और चूंकि उसकी एक्सपर्टीज भी होगी, अब खासतौर से यूनिवर्सिटीज हैं तो वो मुझे मे गिव इट टू द थर्ड पार्टी, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम कि जी 3 यूनिवर्सिटीज ने मिलकर कर दी और बाकी भी इससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है, ऑफ प्रेमिसेस भी हो सकता है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं। जो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, जो बेनिफिट है सबसे बड़ा कम्युनिटी क्लाउड का, दैट इज द डिवीजन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि उनके दरमियान में डिवाइड हो जाती है। बेनिफिट क्या है कम्युनिटी क्लाउड का? आपका जो सबसे बड़ा मसला है पब्लिक क्लाउड में, दैट इज द ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। यस देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल, और फिर ट्रस्ट वाला तो है ही है, फिर दूर भी हो सकता है, तो पब्लिक इज क्वाइट पब्लिक इन नेचर, एनी इंडिविजुअल, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनीवन कैन बी। तो आप ये क्या करते हैं, आप एक अपना प्राइवेट पब्लिक का हाइब्रिड किस्म का कम्युनिटी क्लाउड बना देते हैं, कि उन दोनों के कॉन्सेप्ट का हाइब्रिड, नॉट अ हाइब्रिड, मिक्सचर नहीं है। आप एक क्लाउड बनाते हैं जो कि होता आपके लिए है, प्राइवेट टाइप का हो जाता है, एक्सक्लूसिव फॉर यू हो जाता है, लेकिन आपका आपस में पब्लिकली एक्सेसिबल है। आपकी जो पब्लिक कम्युनिटी है, आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, आपके जो बैंक्स हैं, 10 यूनिवर्सिटीज के बीच में शेयर है, 5 बैंक्स के बीच में, मतलब अपनी अपनी कम्युनिटी जो है वो बना सकते हैं और वो उसको शेयर कर सकती है। हो सकता है लॉ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये इनिशिएटिव ले ले, वो कहे जी कि हमने कम्युनिटी क्लाउड बनाना है, अपने जितने भी लॉ चैम्बर एंड कॉमर्स
एंड इंडस्ट्रीज के जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के हैं लोग, उनके लिए इसकी एक्सेस मिल जाए। कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, उनके बीच में शेयर हो जाए। दिस इज अ गुड एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। टिपिकल वही है कि जी पब्लिक और प्राइवेट का होता है। यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन विद द कम्युनिटी क्लाउड एज वेल। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, ठीक है। और मेजर फायदा क्या होता है कि जो सर्विसेज, अगर आपकी स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ जाए, प्राइवेट क्लाउड आप यूज कर रहे हैं तो स्केलेबिलिटी अगर बढ़ जाए तो वहां पे ले जाएं, या आपका वो सिक्योरिटी वाला इश्यूज है तो जो चीजें ज्यादा क्रिटिकल हैं वो लोकल प्राइवेट क्लाउड पे रखें, और जो क्रिटिकल नहीं है उन्हें पब्लिक क्लाउड पे ले जाएं। इसलिए हाइब्रिड यूज करें। फिर हाइब्रिड इसलिए भी यूज हो रहा है कि क्लाउड इज वेरी गुड, क्लाउड की कॉस्ट भी कम पड़ती है, लेकिन हमने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज किए हुए हैं, उनका क्या करें, उन्हें कहाँ करें। सो दैट इज अ गुड थिंग कि जी अच्छा जी पुराने को भी यूज करते रहे, नए आप मजीद ना परचेज करें। नए के लिए वी आर मूविंग टू द पब्लिक क्लाउड। तो आप ये नहीं करेंगे पुराने को सारे को डिस्कार्ड कर दें, तो आप हाइब्रिड मॉडल यूज करेंगे, दोनों को करें। एंड दिस इज अ फैक्ट कि आपको जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें बहुत अरसे तक वैसे भी प्राइवेट क्लाउड की भी जरूरत है, क्योंकि आप हर चीज को उठा के पब्लिक क्लाउड पे नहीं कर सकते। क्योंकि पब्लिक क्लाउड के भी चैलेंजेस हैं, जैसे वो हमने बात की थी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज कि जी अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप ये आपका डिस्कनेक्टिविटी होगी। ये एक बैंक का अगर जहाँ पे क्लाउड पे होस्टेड हुई है वो क्लाउड भी ही डाउन हो जाए तो बैंक के तो बिजनेस का बड़ा गर्क है उस दिन, ठीक है। उस दिन या 2 दिन या जितने टाइम भी वो, या उतने 1 घंटा या कुछ मिनट रहा है, तो उतने टाइम तो बैंक का बिजनेस खराब हो गया, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट क्रिएट्स अ सीरियस इशू। तो इस वजह से हाइब्रिड क्लाउड को यूज किया जाता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आपका पब्लिक प्राइवेट क्लाउड का। So the major benefits of using a hybrid cloud is both it augment a private cloud with the resources of a public cloud. तो ये दोनों का जो है ना मिक्सचर क्रिएट कर देता है और उसके थ्रू जो है आपको सर्विस। और मेजर ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सबसे मेन यही है कि it makes the things more complex, obviously, because you're using public cloud, you're using private cloud, तो उनका कॉम्बिनेशन वैसे ही मुश्किल हो गया। उसके बाद अगर आप उनके दरमियान में डेटा को, एप्लीकेशंस को, VMs को ट्रांसफर करते हैं, तो दैट बिकम्स अनदर चैलेंज। अब उनमें क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज, डेटा कैन बी इन वन फॉर्मेट ऑन वन क्लाउड, if you want to transfer it into another, so दूसरे क्लाउड का हो सकता है फॉर्मेट डिफरेंट, वहां पे जो फाइल सिस्टम्स है वो तरह से यूज हो रहे हैं। आप खास तौर से जब VMs की बात करते हैं तो VM कंपैटिबिलिटी, एनवायरमेंटल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, तो इन रियल जो है वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। इट्स नॉट नॉट वेरी इजी, इसलिए बड़े केयरफुली हाइब्रिड क्लाउड के बारे में डिसीजंस किए जाते हैं, इन कंसिडरेशंस को देखा जाता है। एक कंपनी जब अपना प्राइवेट क्लाउड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है और साथ साथ देखती है हाइब्रिड क्लाउड का भी ऑप्शन हो सकता है, सो दे प्लान इट अप फ्रंट। समटाइम ये भी होता है कि आपको क्लाउड के ऊपर कोई महंगी रिसोर्स लेनी पड़ जाती है जस्ट बिकॉज कि जिसकी कंपैटिबिलिटी है आपकी प्राइवेट क्लाउड के साथ, चीपर की नहीं आती। तो इस तरह के काफी सारे चैलेंजेस जो हैं वो आ जाते हैं। बट हाइब्रिड क्लाउड इज देयर एंड वाइडली बीइंग यूज्ड। इस वक्त एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा, खासतौर से बड़ी एंटरप्राइजेस तो ये मॉडल यूज करती हैं कि हाइब्रिड क्लाउड का। जो रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं वही मेजर हैं कि तो ट्रस्ट की वजह से भी, तो क्रिटिकल सर्विसेज को अपने लोकल क्लाउड पे रखती है प्राइवेट पे, और जो लेसर क्रिटिकल है पब्लिक पे। फिर एक्सपैंड भी कर रही है तो वो भी चाहिए। फिर एक और मेजर जो पॉइंट है दैट इज द लेटेंसी एज वेल। अब पाकिस्तान में किसी ने अगर क्लाउड पे होस्ट करना है तो पाकिस्तान में लोकल भी प्रोवाइडर है, बट देयर आर इंटरनेशनल बिग प्रोवाइडर्स व्हिच आर वेरी वेरी गुड, लाइक Amazon है या गूगल है या समथिंग, but none of them have a data center in Pakistan. So आपके करीब में जो है वो इंडिया में डेटा सेंटर्स हैं, और इंडिया में आई थिंक इट्स इन बॉम्बे गूगल का, बाकी भी ज्यादा साइट पर ही है साउथ में। So it's a lot of latency if you are going to transmit a data from here to there. तो अगर आपको कोई रियल टाइम में डेटा साथ साथ चाहिए होता है, रियल टाइम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, so you may be using a private cloud instead. तो इस वजह से because of this latency you may be using a private cloud, और बाद में आर्काइव्स के लिए, बैकअप्स के लिए या दूसरी सर्विसेज के लिए you use the data into या you use the public cloud instead. इस वजह से भी आप प्राइवेट और पब्लिक का यूज कर सकते हैं।
Okay, so now we discuss cloud computing service models. Again, इनका भी आपने नाम काफी सारे लोगों ने सुना होगा. There are multiple service models. different तरीके से उन्हें डिफाइन किया जा सकता है. बट अगर हम उसे ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो तीन ज्यादा यूज होते हैं. तीन बेसिक मॉडल हैं. नंबर वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन वी डू हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन वी डू हैव सॉफ्टवेयर. सो तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखते हैं. इसके अलावा कुछ और सर्विस मॉडल की भी कैरेक्टराइजेशंस आपको मिलेंगी. बट इनफैक्ट क्लाउड में जो मेजर essential element that is the service orientation. So whatever services whatever we offer, it's been offered as a service. So that's why with the simplest definition we say computing as a service. So ये सारी computational services हैं. For example, network as a service, storage as a service, security as a service, data as a service, database as a service, desktop as a service, test environment as a service, application development as a service, API as a service, backend as a service, uh, integrated development environment as a service, integration platform as a service. In fact, you can have everything as a service, whatever is there in the computer. So वो सारी चीजें as a service मिल रही है. If we start with the infrastructure as a service, infrastructure as a service, वो सर्विस लेवल है. बेसिकली इसको अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल हमारी लेयर्स होती हैं. सो कंप्यूटर जो है वो हम परचेज किस लिए करते हैं या कंप्यूटेशनल सर्विसेज किस लिए करते हैं, वो जिस पर्पस के लिए करते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप. ठीक है. बल्कि इसमें एक ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है which I also generally ask from students in operating systems. Okay, why do we purchase a computer? Do we purchase a computer eventually जो end किसी भी एंड यूजर के लिए है या जिसने भी कंप्यूटर से बेनिफिट लेना है, तो कंप्यूटर किस लिए परचेज किया जाता है, चाहे एंटरप्राइज में हो या इंडिविजुअल, खासतौर से इंडिविजुअल में हो तो कंप्यूटर किस लिए परचेज किया जाता है. कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर में जो असल काम करता है, जो असल काम देना होता है, वो कौन देता है, कोई बता सकता है? तो कंप्यूटर से हमें कोई भी काम लेना है तो वो काम लेने के लिए प्रिंसिपली कौन सी चीजें जो हमें असल में सॉफ्टवेयर सर. ठीक है जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है. अच्छा, अब सॉफ्टवेयर में भी अगर आप देखें तो दो क्लासिफिकेशन हैं. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, रन टाइम्स हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं, और दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है. तो इनमें से कौन सी चीजें जो हमारा काम करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर सर, एप्लीकेशन प्रोग्राम. और जी कंप्यूटर में इनफैक्ट जो कंप्यूटर से हमें काम है ना, वो असल में एप्लीकेशन प्रोग्राम देते हैं. जो इंसानों को इवेंचुअली जो भी काम लेना है ना, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, रन टाइम्स, ये उन चीजों को प्रोविजन करने का काम है. ठीक है. इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल को तो वैसे ही कुछ नहीं चाहिए, ना सर्वर चाहिए ना कुछ चाहिए. लोकल अपनी मशीन के लिए सर्वर टाइप के सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उसे एप्लीकेशन चाहिए, उसने इंस्टॉल की वो यूज कर रहा है. उसका काम क्या है, काम आता है, उसका काम है उसके ऊपर वीडियो चला सके, उसके ऊपर एडिटिंग कर सके, लेटर लिख सके, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस कर सके, स्प्रेडशीट वाला काम कर सके, उसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस कर सके. उसका काम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करना नहीं है. विंडोज उसकी मजबूरी है. ठीक है. Without an operating system in the current environment you cannot run an application. क्योंकि with the passage of time application they evolved, तो operating system का concept आया और operating system आगे. वरना in the early days there was no operating system, software होता था और hardware था, तो you were just running that, और वो software क्या था, वो application program, तो आप डायरेक्ट उसको रन करते थे. बट लो लेवल कोड इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी ट्रिकी एंड वेरी डेंजरस इन टर्म्स ऑफ फेलियर्स कि वो डैमेज कर सकता है. तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया कि वो डिफिकल्ट कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम पे मूव कर दिया गया और उससे फायदा उठाया. तो बाद में जब एप्लीकेशंस भी मल्टीपल हो गई, एक सिस्टम में अर्ली डेज में तो सिंगल एप्लीकेशन होती थी, तो आपको वैसे भी एक सुपरवाइजर चाहिए था हु कैन मैनेज दिस एप्लीकेशन. तो आस्ते आस्ते एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर से वो सारे राइट्स और वो जो क्रिटिकल लो लेवल एक्सेस थी वो उठा दी थी, ताकि क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे.
तो वो सारे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले होते हैं। तो अब जो भी काम एप्लीकेशन में लेना होता है, दे परफॉर्म इट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी लो लेवल है, कोई भी लो लेवल एक्सेस करनी है वो सारा ओएस के थ्रू। सो इसलिए डिपेंडेंस बहुत है। तो आजकल लगता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर तो बाकी कुछ नहीं है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बट इनफैक्ट यू कैन हैव एन एप्लीकेशन, आप डायरेक्टली उसको चला लें हार्डवेयर के ऊपर। आप हार्डवेयर में ना इंस्टॉल करें कोई भी एप्लीकेशन, सॉरी कोई भी ओएस, और आप कुछ एक एप्लीकेशन बनाएं जिसमें वो फैसिलिटीज नहीं, तो आपकी चल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं, आप वो काम कर सकते हैं। बट ऐसा हम करते नहीं है बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इनफैक्ट एप्लीकेशंस ने काम करना था। अब आप सर्वर्स भी चलाते हैं तो अगेन सर्वर चलाने वाला जो है वो तो कंपनी है, उसने इसलिए सर्वर चलाया, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सर्वर्स ने इवेंचुअली जो एंड यूजर को काम देना है, चाहे वेब सर्वर है, चाहे ईमेल सर्वर है, चाहे फाइल सर्वर है, चाहे कुछ भी है, उन्होंने इवेंचुअली काम जो देना है वो वही देना है जो कि एक आपके एप्लीकेशन वाला, जो एप्लीकेशन वाला काम है ना वो ही अल्टीमेट। So in fact, there are three types of layers अगर हम इस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे ऊपर है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के नीचे हैं आपके रन टाइम्स या सिस्टम प्रोग्राम्स, और सिस्टम प्रोग्राम्स के नीचे हैं आपका हार्डवेयर। तो अगर मैं इसको उससे एनालॉजीज की क्रिएट करूं, सो इन फैक्ट दिस इज दैट स्टेट। आपके सबसे टॉप के ऊपर you do have this application program। तो सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम मिल रहा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के नीचे you have system सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटाबेसेस अदर स्टफ, और नीचे आपका आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या हार्डवेयर है। और इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है जी, आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में? सीपीयू है, सीपीयू वर्क्स अलोंग विद सम मेमोरी और सम स्टोरेज। समझ आ गई? तो ये तीन लेयर्स हैं। टॉप एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फिर सॉफ्टवेयर है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्लाउड आपको ये सर्विसेज भी दे सकता है लोएस्ट लेवल, विच इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये सर्विसेज भी दे सकता है और ये सर्विसेज भी दे सकता है, ठीक है। तो यही तीनों में फर्क है, एप्लीकेशन एज अ सर्विस, या जिसको हम असल में कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला है और ओएसएस और ये वाली लेयर विच इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म रिसोर्स। प्लेटफॉर्म क्या होता है? आपके सर्वर्स विद बंडल विद ओएस ऑन टॉप ऑफ ए हार्डवेयर, इसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, और उसके नीचे हैं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ठीक है। इसको ऊपर टॉप वाली को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। वैसे तो ये भी सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर है। और इंटरेस्टिंगली जो आपको क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो भी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है दैट इज वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड में वो आपको वर्चुअलाइज देते हैं। फिजिकल बुरा काम है, वो अगर आपको फिजिकल डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यस इट रन्स ऑन टू अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। सो एनीवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज द मोस्ट बेसिक एंड वाइडली यूज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। सबसे बड़ी मार्केट जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये बड़ा पुराना मॉडल है। जैसे ईमेल एज अ सर्विस है आपका, गूगल डॉक्स भी बड़े पुराने हो चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट्स एज अ सर्विस है, बेशुमार चीजें। तो वो सारे के सारे जो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मार्केट भी बड़ी है। लेकिन जो सबसे तेजी से इजाफा हुआ है वो नीचे के हाथ से इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये वो चीज है जिससे ये क्लाउड कंप्यूटिंग फेमस हुआ है, वरना ये चीजें तो पहले भी थी, आज से 20-25 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ईमेल सर्विसेज तो थी, ठीक है। तो क्लाउड जो फेमस हुआ चूंकि कन्वेंशनली जो एंटरप्राइजेस थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी सर्विसेज के लिए खुद होस्ट करती थी। एक बड़ा बैंक है तो वो अपनी सारी सर्विसेज खुद होस्ट की होती थी उसका, तो ये वाली मूव कर गई क्लाउड के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन आल्सो प्लेटफॉर्म। इनकी वजह से क्लाउड फेमस हुआ। तो वो जो एक डिस्टिंक्शन मिली, अच्छा जी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कांसेप्ट लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, सो इट evolves actually due to the this area, ये जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म्स का। So it's one of the most basic and widely used cloud computing service model. It provides the user with the processing, network, storage and other fundamental computing resources. तो मेन जो होती है मल्टीपल हो सकती है, लेकिन इसमें जो कोर है वो क्या है? आपका सीपीयू या प्रोसेसिंग रिसोर्सेज है, आपकी स्टोरेज है, और फिर आपकी नेटवर्क रिसोर्स। ये ग्रास रूट तीन सर्विसेज ये देता है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज विद नेटवर्क्स।
ठीक है, और along with definitely some memory, ठीक है। स्टोरेज में दोनों है, persistent storage, permanent storage and temporary storage, जो कि मेमोरी की इन फॉर्म ऑफ, जैसे जिसको आप रैम कहते हैं, never say it a RAM, it's main memory जो है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाले करते क्या है, दे गेट empty resources, they get empty VMs। तो आप में से जिसने VM यूज की है वो इससे फैमिलियर हैं। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे जो है वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन या Oracle वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लें। बेस्ट ये VMware वर्कस्टेशन करने बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, उसका वर्जन 14 करना है, 15 अवेलेबल है वैसे, लेकिन उसमें आई वाज यूजिंग माय मशीन सो आई वाज हैविंग सम प्रॉब्लम्स, सो प्रोबब्ली यू कैन हैव द सिमिलर प्रॉब्लम। तो वर्कस्टेशन 14 यूज करने में उसका लिंक भी चले भेज दूंगा, और उसके साथ उसको आप इवन वो कीज वगैरह भी तो इस तरह की पायरेसी में एथिकल इशू होता है, लेकिन ये है कि आपका वो सिक्योरिटी वाला नहीं होता अगर आपको सीरियल की मिल जाए, क्योंकि उसमें फिर आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कोई वो नहीं है, पैच सॉफ्टवेयर नहीं है, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। तो वो VM वर्क स्टेशन और आपने डाउनलोड कर लेनी है, यूबंटो कर लें या फेडोरा कर लें, कोई भी लिनक्स का फ्लेवर यूज डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करनी है। विंडोज को भी आप कर सकते हैं उसी के अंदर इंस्टॉल, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फिर ये व्हाट डज दैट VM मींस और VM किस तरह से होती है। तो जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स बीन मैनेज्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको मैनेज करता है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वर्चुअलाइज करता है, और फिर आपको इल्यूजन देता है कि यस देयर इज मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल। तो लेट्स से VMs क्रिएट कर देता है, 10 मशीनें फिजिकल थी, हर एक के ऊपर 4 कर दी, सो इट्स गोइंग टू शो यू कि आई डू हैव 40 मशीन्स अवेलेबल। आप उन 40 वर्चुअल मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं, आप उनको लाइव, ठीक है। और यूजर जो है अब उन VMs को कंट्रोल और मैनेज करता है। अब उसको empty VM मिल गई, he can install his own operating system, ठीक है, और उसके साथ यूज करता है। अच्छा, जनरली OS जो है वो प्लेटफॉर्म सर्विस है, चूंकि सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन OS को हाइब्रिड लेवल पे कंसीडर किया जाता है कि बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म। तो इस वजह से इस वक्त मॉडर्न जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो अक्सर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जब भी देते हैं तो गिव यू बंडल्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि OS तो चाहिए होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको देते हैं। तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके करने की जरूरत नहीं होती, आपको एक बने बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है और आप उसके साथ उसको यूज करते हैं। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन है सर, एंड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है, एंड कंप्यूटिंग इसका एक कंसेप्ट है सर, अगर इसको साथ थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें। एक ही पीसी के क्या कह रहे हैं सर, एक ही कंप्यूटर के ऊपर 4-5 LCD लगा के यानी कि स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाता है और उनको फील ऐसे होता है कि हम एक ही अपना अपना अलग पीसी यूज करते हैं। मुझे, लेकिन आपने नहीं वो वर्ड क्या बोला था सर? एंड कंप्यूटिंग, एंड कंप्यूटिंग, एंड कंप्यूटिंग। मैं सर इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स में लैब्स दी हुई हैं, जी जी, उनमें सर उन्होंने जो पीसी दिए हुए हैं असल में बेसिकली 16 पीसी एक लैब में अलाउ होते हैं। ठीक है सर, वो एंड डेस्क, अच्छा, एंड यूजर कंप्यूटिंग आप शायद कह रहे हैं, आप एंड यूजर कंप्यूटिंग के एंड कंप्यूटिंग डिवाइस छोटी एंड यूजर कंप्यूटिंग आप छोटी हर सिस्टम में हर स्टूडेंट को गिवन है, वो बैक एंड पे एक बड़े सर्वर मेन फ्रेम की तरह चल रहे होते हैं, लेकिन वो आप मेरे ख्याल है एंड यूजर कंप्यूटिंग का शायद कह रहे हैं। पोर्ट सर ये मेरे ख्याल में डिस्कस कर रहे हैं वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर को, VDI। मेरे ख्याल है VDI, हाँ जी जी बिल्कुल सर, वो एग्जैक्टली वही चीज है सर, जो है एंड यूजर कंप्यूटिंग है मेरे ख्याल में शायद। एंड यूजर का ये इसी की एग्जांपल हो जाती है। देयर आर सो मेनी वैरायटीज। आपका जो रिमोट डेस्कटॉप्स हैं या आपकी जो वर्चुअल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स हैं
वो आपके इसी तरह काम करते हैं। आप लाइट वेट उसके ऊपर आप एक जो इवन एंड डिवाइस है उसको भी वर्चुअलाइज करके मल्टीपल में डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव जो स्ट्रॉन्ग आपके सर्वर्स हैं उनको भी करके आप उस पे ला सकते हैं। हमने बल्कि इससे मिलता जुलता काफी 7-8 साल पहले ना एक मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें जो रेस्पबेरी पाइस थी उनको हमने प्रपोज किया था कि यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी जो लैब्स हैं हमारी वो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड होती हैं, लाइक जो पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में यूज होती हैं फॉर सी प्लस प्लस और ऊब के कोर्सेज में, उसमें इतने हाई एंड डिवाइसेस की जरूरत होती नहीं है। सो द सेम थिंग कैन बी डन ऑन टू सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। तो वो कर दिया जाए, दे नीड टू बी कनेक्टेड विद दी जो आपका मेजर जो बड़ा सर्वर है, तो वो इसी तरह वर्चुअल डेस्कटॉप के थ्रू वहां पे कंप्यूटेशन करके जो अगर एडवांस कंप्यूटेशन भी चाहिए दैट कैन बी टेस्टेड एज वेल, और अगर कोई एडवांस लेवल की भी लैब्स है तो वो भी उस पर की जा सकती है। तो वो इस तरह का तो प्रॉब्लली इट्स द सिमिलर थिंग। तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट किया जा सकते हैं, इसमें तो कंप्यूटेशन में बहुत ज्यादा वैरायटी है। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में जो मेन जो इसके अंदर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी जो वीएम है वो रिमोट हो, ठीक है, और उस वीएम को आप वो वीएम जो है एग्जीक्यूट उस मशीन के ऊपर ही, वो जो सर्वर मशीन है उनके ऊपर वो एग्जीक्यूट हो, और उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर आप सिर्फ यहाँ से अपनी इनपुट देंगे, यू मे गेट सम सॉर्ट ऑफ एन इंटरफेस, और इंटरफेस के थ्रू आप उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर जैसे यहाँ पे बताया कि यूजर हैव टू इंस्टॉल देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज इन द कोर कॉन्सेप्ट कि यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, बट प्रैक्टिकली जैसे मैंने बताया मोस्टली ये बंडल्ड आता है, क्योंकि ओएस इंस्टॉल करना अगेन कोई कस्टमाइज्ड ओएस जनरली नहीं होते, आपके ओएसिस ही होते हैं, वो चाहे आपका स्विजे है, आपका सेंटोस है, विंडोज सर्वर्स हैं, कोई भी सर्वर्स हैं, सोलारिस है, तो वो आपके वो ये फिक्स पैक्ट है। अब उनके साथ आपने सर्वर्स इंस्टॉल किए थे, जो यूजर्स की जनरली चॉइसेस होती हैं वो सर्वर्स पे बहुत ज्यादा वैरायटी है। सो जो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है उसमें ये कि इवन अगर आप कंप्यूट सर्विस लेते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो होती है ना कंप्यूट सर्विस होती है, ये इस पे थोड़ा अजीब सा लिखा जाता है, कंप्यूट सर्विस है। तो कंप्यूट सर्विस जब आप लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसके साथ बिल्ट इन मिल जाता है, तो आपको ये नहीं करना पड़ता, आप उसके बाद की चीजें फिर करते हैं, क्योंकि अगेन ओएस इंस्टॉल करके ओएस सर्व्स नो पर्पस टू यू, ठीक है, ओएस कोई पर्पस सर्व नहीं करता, ठीक है, किसी को ये नहीं चाहिए होता कि मैंने एक मशीन चलानी है जी कि उसके ऊपर ओएस मिल जाए मुझे, तो वो ओएस से तो कुछ नहीं करना होता, डेफिनेटली किसी न किसी सॉफ्टवेयर से करना होगा। वो सॉफ्टवेयर अगर तो आप बिल्कुल एंड यूजर हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, और अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के और आपने अपनी आगे सर्विसेज देनी है तो फिर वो कुछ सर्वर्स होंगे, लाइक वेब सर्वर होंगे, ईमेल सर्वर्स होंगे, एफटीपी सर्वर्स होंगे, कुछ और सर्वर्स होंगे, ठीक है, तो आपने उनको चलाना है। तो इसलिए ओएस आपको जनरली जो है वो बिल्ट इन उस पे इंस्टॉल हुआ हुआ मिल जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द ओएस आपका बिलिंग भी डिफरेंट हो सकती है। प्रोप्राइटरी ओएसेस हैं तो दे माइट बी एक्सपेंसिव, तो उनकी बिलिंग का साइकिल डिफरेंट भी हो सकता है। बिलिंग जो है जनरली इट्स बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स लाइक Amazon EC2 जो है आपका Amazon फॉर्मेशन है, रैकस्पेस है, राइट स्केल है, गूगल कंप्यूट है, सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और काफी सारे नाम हैं इनकी, केम अप विद दिस वन। तो रैक स्पेस काफी फेमस हुआ था शुरू में, स्टिल इट्स देयर। इस वक्त गूगल कंप्यूट या वैसे गूगल कंप्यूट बोलते हैं, सो गूगल कंप्यूट इज देयर, दे गिव यू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और कंप्यूट में भी इनिशियली दे वर गिविंग, या आस्ते-आस्ते आपको आगे क्लियर होंगे फर्क, दे वर गिविंग वर्चुअल मशीन्स बिफोर, नाउ दे आल्सो गिव यू कुबरनेटिस एंड डॉकर्स बेस्ड कुबरनेटिस क्लस्टर्स भी देते हैं आपको, ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, इससे थोड़ा सा बात करते हैं। प्लेटफॉर्म है, आपने वर्चुअल मशीन लाजमी करनी है, सबने लाजमी इंस्टॉल करनी है, और मैं आपको लिंक्स भी भेज दूंगा जिन्होंने का पहले से एक्सपीरियंस नहीं है वर्क स्टेशन का भी, तो पहले वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे और फिर कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे। Then platform services, so PaaS, they offer you software and product development tools, runtime environments, servers, ये सारे जो आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में मिल जाते हैं, जैसे डेटाबेस एज अ सर्विस है,
वेब सर्वर एज अ सर्विस है, ये सारी चीजें ये आपकी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आती हैं। सो यूजर का काम क्या होता है? यूजर जनरली डिप्लॉय हिज ओन सेल्फ डेवलप्ड एप्लीकेशंस और या लैंग्वेजेस या लाइब्रेरीज और ये चीजें करता है। यूजर को नीचे का कंट्रोल नहीं होता अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, और यूजर जो है वो जनरली डील करता है सिर्फ और सिर्फ उन सर्वर्स के ऊपर कुछ चीजें इंस्टॉल करके, तो उनके साथ यहाँ पे सर्वर जो है वो यूजर नहीं इंस्टॉल करता, यूजर उन सर्वर्स के अंदर उन रन टाइम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है उसमें यूजर जो है वो सर्वर्स इंस्टॉल कर सकता है, फिर उन सर्वर्स के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकता है, ही कैन डू वैरायटी ऑफ टास्क, मल्टीपल किस्म की चीजें दे सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक सर्विस देना चाहते हैं, लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो में आप एक सर्विस देना चाहते हैं, आपने सोचा जी मैं एक छोटी सी कंपनी खोलता हूँ, वो छोटी मोटी सी, मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट गिविंग वेब सर्वर्स एज अ सर्विस। ठीक है, तो मैंने वेब सर्वर्स देने, होस्टिंग सर्विसेज देनी है उसको, मैं ज्यादा इजी लफ्ज में कह रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड होस्टिंग सर्विस। सो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, आपने एक कंपनी खोली, अब आपके एंड यूजर्स होंगे, लेकिन आपने क्या किया, बजाय इसके कि अब आप उसके लिए सर्वर्स परचेज करें, फिजिकल सर्वर्स, आप क्या कर रहे हैं, यू वेंट टू द गूगल क्लाउड और आपने उनकी कंप्यूट सर्विसेज ले ली, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। So it gave you control over the operating systems and all that. So what you did, you installed your own platform services. तो आपने अपने सर्वर इंस्टॉल कर दिए। So which services you are using? Infrastructure as a service. ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले रहे हैं। और मैं कौन हूँ, लेट्स से, या आप कौन है? आपने ये काम किया था, गूगल था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आपने क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर वेब सर्वर्स इंस्टॉल कर दिए, अब आपने सर्विसेज देनी शुरू कर दी। अब मैंने आपको अप्रोच किया और मैंने कहा जी कि अच्छा जी, ये मेरी वेबसाइट होस्ट कर लें, और मैंने बल्कि ये वेबसाइट को जो है वो चलाना है, तो ये मेरी काइंडली होस्ट करें। तो अब आप जो है वो मेरे लिए क्या है, आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो आई एम गोइंग टू यूज योर सर्वर्स, उसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट इंस्टॉल कर लूंगा, सॉरी चला दूंगा, और उस वेबसाइट की मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर सकता हूँ, मैं उसके एमएक्स रिकॉर्ड को एडिट कर सकता हूँ, मैं फलाना कर सकता हूँ, और उस वेबसाइट के ऊपर अपने कोड को डिप्लॉय कर सकता हूँ, वेब सर्वर के ऊपर अपने कोड को रिमूव कर सकता हूँ, अपने कोड को चेंज कर सकता हूँ। सो आई एम यूजिंग व्हाट, आई एम यूजिंग योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, और आप गूगल की क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो अब आप ये देख सकते हैं क्लाउड के ऊपर क्लाउड बेस्ड सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो मुझे नहीं पता आपने कहाँ होस्ट की हुई है, आपने गूगल पे की है, आपने अमेजोन पे की है, आपने कहीं लोकल रैपिड कंप्यूट पे की है, किसी और पे की है। So I don't know, because underlying details are hidden from me. What I am concerned with your good quality of service, and you are concerned with the good quality of service from Google. तो मैं जो हूँ एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले रहा हूँ, जो कि आप में से किसी की, इमरान साहब दे रहे हैं, तो इमरान साहब की प्लेटफॉर्म, इमरान साहब की ये सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, तो जो कि वेब होस्टिंग है। और आपने आगे से, इमरान साहब का मुझे नहीं पता कि घर में रखा है या कोई बड़ा उनका डेटा सेंटर है, या उन्होंने गूगल पे या किसी और पे रखा हो, इमरान साहब ने उसको पब्लिक क्रिएट करा। ठीक हो गया जी, ये मैंने अब सर्विसेज दे दी। इसके बाद फिर मेरे यूजर्स हैं, एक वेबसाइट है, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो जो भी यूज कर रहा होगा उसके लिए वो वेबसाइट क्या है, वो वेबसाइट है, आप उसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, एप्लीकेशन मिल जाए। ठीक है, एप्लीकेशंस आपको अवेलेबल हो जाए एज अ सर्विस। जैसे अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने जनाब इसके बाद जिस तरह से उबर या करीम है, मैंने इसी तरह की अपनी एप्लीकेशन बना दी। ठीक है, और वो ऑटो स्केल अप डाउन होती है। या मैंने लेट से उबर करीम से भी बेहतर एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक स्कूल का एक सॉफ्टवेयर बना दिया, और वो स्कूल का सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने एज अ सर्विस बना लिया है, जिसमें मल्टीपल स्कूल्स जो हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं। दे कैन क्रिएट, उनका जो एक कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो स्कूल अकाउंट क्रिएट करेगा, उस स्कूल अकाउंट के बाद उसमें हर स्कूल को अपनी अपनी स्पेस मिलेगी, हर स्कूल जो है वो अपनी अपनी उस स्पेस में एक एडमिन होगा, और फिर उसके बाद अपने टीचर्स क्रिएट करेगा, अपने स्टूडेंट क्रिएट करेगा और सर्विसेज देगा। जितने यूजर होंगे उनकी बेस पे हर महीने में उनको चार्ज करेगा। दिस इज माय बिलिंग मॉडल। तो हर एक का जितने यूजर होंगे उनकी बेसिस पे मैं चार्ज करूंगी, बिलिंग मॉडल्स भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये जो स्कूल्स की मेरे साथ सब्सक्रिप्शन है वो पर मंथ बेसिस है, हर मंथली वो स्कूल वाले जो है मुझे पैसे देते हैं, लेदा लेदा अपने टोटल नोट कर। तो मेरे पास 5 स्कूल मेरे क्लाइंट्स हैं, और उन स्कूलों के आगे स्टूडेंट है। तो नाउ आई मेक इट
दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये मैक्सिमम वो है जी। IIS की लेयर है, ये IIS की लेयर है और इसके ऊपर पास की लेयर है और इसके ऊपर सास की लेयर। ठीक है जी। तो IIS के जो प्रोवाइडर है दैट इज गूगल। इसमें गूगल जो है वो सर्विसेज दे रहा है आपको, और गूगल से ये सर्विसेज ले ली है इमरान साहब ने। ठीक है, ये सर्विसेज ले ली इमरान साहब, और इमरान साहब से काशिफ साहब ने ले ली पास सर्विसेज। तो काशिफ साहब ने एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि ये काम करता है। इमरान साहब कर क्या रहे हैं? इमरान साहब यहाँ पे वेब सर्वर चला रहे हैं। ठीक है, really weird। और यहाँ पे ये गूगल से इमरान साहब क्या ले रहे हैं? ये कंप्यूट ले रहे हैं। गूगल का कंप्यूट लिया, और इनका क्लाइंट कौन है? क्लाइंट कौन है? इमरान है। इमरान जो है गूगल कंप्यूट के क्लाइंट है, और काशिफ जो है वो क्लाइंट है इमरान के, और इमरान जो है वो क्या कर रहे हैं? वो वेब सर्वर दे। ठीक, तो ये इन्होंने वेब सर्वर चला, और काशिफ साहब ने आगे स्कूलों को ये 7 सर्विस दी। ठीक है, और जो स्कूल्स हैं वो असल में इनके क्लाइंट्स हैं, और फिर एंड में स्टूडेंट और पेरेंट्स हैं। ठीक है जी। तो ये स्कूल जो है, स्कूल क्या कर रहे हैं आप? ये प्योर जो इस तरह की सर्विसेज है ना, ये बड़ी प्योर, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। ठीक है, तो ये स्कूल का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इसका नाम है जी। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो काशिफ साहब ने डेवलप करके डिप्लॉय कर दिया वेब सर्वर्स पे, और ये चला रहे हैं, और ये स्कूल जो है ना ये मैनेज कर रहा है। अब नॉर्मल में स्कूल ने कहाँ होस्ट किया होता है? स्कूल ने यही सॉफ्टवेयर नॉर्मल में क्या किया होता है? स्कूल ने ये सारा ब्रीच करके यहाँ होस्ट किया। ये हार्डवेयर है इसके नीचे। स्कूल ने सीधा सीधा इस हार्डवेयर पे होस्ट किया था। ठीक है, नॉर्मल में ये स्कूल इसको भी पहले हार्डवेयर रखता है, हार्डवेयर के ऊपर ये वेब सर्वर्स इंस्टॉल करता है विद ओएस। ठीक है, ओएस एंड वेब सर्वर्स करता है, और फिर उसके ऊपर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम करता है, और उस सारे स्टैक को खुद मैनेज करता है। अभी क्लाउड में क्या हो गया है? क्लाउड प्रोवाइडर था, उसके ऊपर स्कूल प्रोवाइडर ने ना वेब सर्वर, अगर अपना सॉफ्टवेयर है, अगर अपना बनाया है स्कूल वालों ने, तो वो क्या करेंगे? वो डायरेक्टली उनके वेब सर्वर पे इमरान साहब के होस्ट करेंगे। और ज्यादा ध्यान है तो गूगल भी इस वक्त ये सर्विसेज दे रहा है, तो गूगल पे ही डायरेक्ट करते हैं। गूगल पे नहीं है तो इमरान साहब उसको जरा सस्ता करके ऑफर कर रहे हैं, देयर कैन बी रीजन, तो उस वजह से यहाँ पे कर रहे हैं। और एक बना बनाया एक थर्ड पार्टी ने बना दिया जी, अब तो वो यूज कर रहे हैं, जान छूट गई। स्कैनिंग भी ऑटो होती है, सारा कुछ ऑटो होता है, तो ये आप इसको यूज कर रहे हैं। तो स्कूल यूज कर रहा है इनका सॉफ्टवेयर, तो स्कूल क्या किसका क्लाइंट है? 7 सर्विसेज का, और काशिफ साहब क्या ऑफर कर रहे हैं? 7 सर्विसेज। काशिफ साहब क्लाइंट किसके? 5 सर्विसेज के, और इमरान साहब ये 5 सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इमरान साहब क्लाइंट किसके? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के, क्योंकि इन्होंने कंप्यूट रिसोर्सेज दी हैं, और वो ऑफर कौन कर रहा है? वो गूगल कर रहा है। ठीक है, तो अब स्कूल को ये नहीं पता कि जी काशिफ साहब ने जो है ना वो वेब सर्वर कहाँ रखा हुआ है, वो घर पे, वो कहाँ पर है, वो किधर है। इवन यहाँ पे ये चूंकि ये बिजनेस प्रोसेसेस एज अ सर्विस आप ऑलमोस्ट, तो स्कूल वालों को ये भी नहीं पता कि ये जनाब सास के तौर पर है, सॉरी स्टूडेंट को या पेरेंट्स को, कि जी ये सास के तौर पे ये उन्होंने खुद होस्ट किया है, ये कहाँ पे होस्ट किया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता। तो जबकि स्कूल वालों ने इसको 7 सर्विसेज दी है। सो दिस इज द सिनेरियो जिसमें इन द सेम आप मल्टीपल जो है ना रोल प्लेज वो यूज हो रहा है। तो इमरान साहब को नीचे नहीं पता हार्डवेयर कौन सा, कोई कंट्रोल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया उन्हें गूगल पे, तो यहाँ भी एक कंट्रोल का लेवल है, फिजिकल हार्डवेयर से ऊपर है इमरान साहब।
हालांकि लिया क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट लिया है, लेकिन वो फिजिकल मशीन नहीं है। इमरान साहब उस फिजिकल मशीन को ऑफ नहीं कर सकते, वो अपनी वीएम को ऑफ कर सकते। वीएम शट डाउन होगी, मशीन शट डाउन नहीं हो। इमरान साहब को इससे नीचे लेवल में, जबकि स्कूल अगर डायरेक्ट कर रहा होता तो स्कूल रात में बंद कर देता, नहीं भी बंद करता तो वापदा वालों ने बंद कर देना था, अगर बैकअप नहीं। ठीक है जी, तो वो बंद भी हो जाता है इसका हमारा। और तो इधर इमरान साहब इवन हार्डवेयर को, लोएस्ट लेवल ये है जो इमरान साहब के पास एक्सेस है, या हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इनके पास वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर है इन द केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उससे ज्यादा नहीं। सर ये जो एप्लीकेशन स्कूल वाले चलाएंगे, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, या ये हम इसको वीबी में भी बना सकते हैं या ओरेकल में बना सकते हैं, या कि ये वेब बेस्ड होंगी? नहीं देखिए, ये वो तो डिपेंड डिपेंड करता है ना, सर्विसेज तो ये वेब बेस्ड ही है, क्योंकि बायर होस्टेड है, वेब सर्वर के ऊपर है, तो टेक्नोलॉजीज तो कुछ भी हो सकती है। अगेन क्लाउड प्रोवाइडर क्या टेक्नोलॉजी देता है, दैट डिपेंड्स ऑलवेज ऑन द क्लाउड प्रोवाइडर। दिस इज गुड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जैसे अब गूगल है, तो गूगल आपको हर टेक्नोलॉजी की प्रोवाइड नहीं दे रहा होता। गूगल का तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, वो फेलियर रेजिस्टेंट भी बड़ा है, और भी बहुत सारा। तो हो सकता है कि जब आपने इसे कंसीडर किया है और आपका लेगेसी सॉफ्टवेयर है, लेट्स से गूगल नो मोर ऑफर्स, और ऐसे कि नया वीबी की ऑफरिंग शायद उनकी इसमें से किसी में नहीं है, तो वीबी नहीं दे रहा, तो काशिफ साहब ने यही काम किया है कि वो इसके ऊपर सर्वर्स चला दिए, और ऐसे सर्वर्स दिए हैं जो कहते हैं जी कि जी VB.net में आपने कोड लिखा हुआ है तो वो भी चलेगा और कोई मसला नहीं है। और वी आर होस्टेड ऑन वेरी स्टेबल गूगल सर्विसेज, क्योंकि आप स्टैक में तो सारे के लिए कंसिडरेट होते हैं ना वैसे इन जनरल। जैसे आप स्कूल है और आपने आप इस मॉडल पे आ रहे हैं, सीधा सीधा अपना लेना है, तो आप कहेंगे मेरा हार्डवेयर भी अच्छा हो, मेरे सॉफ्टवेयर भी अच्छे हो, मेरे सर्वर्स भी अच्छे हो, और मेरी एप्लीकेशन भी अच्छी हो। आप तो यही चाहते हैं, तो आपके लिए इस बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपको वैसे नहीं पता अगर काशिफ साहब ना बताएं कि कहाँ होस्टेड है, लेकिन काशिफ साहब अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये बताते हैं कि यस, क्लाउड होस्टेड आपको मिल रही है, और इसके दो फायदे, एक रिलायबिलिटी और गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा एक आम बंदा कहेगा ना मुझे कि जी मेरी सर्विसेज जो है, मैं आपको बड़ी स्केलिंग जितना लोड हो कोई मसला नहीं है, तो मेरा ट्रस्ट कम होगा। लेकिन अगर मुझे ये कहेगा कि मेरे सर्वर्स गूगल पे होस्टेड है, तो मुझे, और अगर मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, तो आई वुड बी डेफिनेटली श्योर कि अच्छा गूगल का स्केल आउट करना जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी स्केलिंग बहुत ज्यादा है, तो फिर ठीक है, मैं ज्यादा खुश होऊंगा और प्रॉब्ली आई विल बी मोर हैप्पी। ठीक है, और मैं उस पर होस्ट कर लूंगा। तो जी बड़े रिलायबल सर्वर्स पे जो है ना इन्होंने अपनी सर्विसेज को होस्ट किया हुआ है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है, बैक टू योर क्वेश्चन, वो टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और इस वाले केस में ऑब्वियसली कोई ना कोई वेब बेस्ड है, और फिर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हो सकती है। हो सकता है काशिफ साहब जो वो एफटीपी सर्विसेज दे रहे हैं, तो एफटीपी सर्वर इन्होंने यहाँ होस्ट किया है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। सो इन दिस केस अब आपकी जो बिलिंग होगी वो डिफरेंट है। अब ये जो ये पर जनरली पर आवर बिलिंग होती है कंप्यूटर की, तो इमरान साहब की जितनी जो वीएम बेस्ड किया हुआ है, तो वो वीएम के साथ इस वक्त कंटेनर्स काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो कंटेनर्स अगेन अनदर मॉडल, वीएम्स और कंटेनर्स का है, तो कंप्यूटर में ज्यादा इसमें कंटेनर्स का यूजेज हो, तो कंटेनर जो वो अगेन इधर शिफ्ट कर जाते हैं। अच्छा, अब जो क्या कहते हैं, वीएम होस्ट की हुई है, तो वो वीएम उनकी चल रही है, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई तो ज्यादा हो जाएगी, कम होगी रिक्वायरमेंट तो वापस आ जाएंगे, एक वीएम पे आ जाएंगे, जीरो होगी तो ऑब्वियसली जल्दी जीरो पे चली जाती है। तो वो वीएम चला रहे हैं, तो पर आवर बिलिंग हो रही है। और वीएम्स के फिर अगेन साइजेस डिफरेंट होते हैं आपके वीएम्स। वीएम स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, टाइनी है, वेरी लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। तो एक नॉर्मल में आपने नॉर्मल साइज की दी हुई है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, सो इवन यू कैन गो टू द स्मॉलर साइज ऑफ वीएम एज वेल। आप मिनी पे चले जाएं, आप टाइनी पे चले जाएं, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रोविजनिंग होती है क्लाउड में, बल्कि आप लोगों को भी शो भी करता हूँ मैं अपना एक कंसोल। और देन इसी तरह काशिफ साहब हैं, अब ये वेब सर्वर करें होस्टेड, ये अगेन पर मंथ बिलिंग कर सकते हैं आपसे, सॉरी आप इनसे कि जी पर मंथ आपका इतना है। दूसरा, चूंकि वो ट्रैफिक वेब सर्वर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इनसे ना डेटा इन आउट के ऊपर जरूर बिलिंग करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी आल्सो चार्ज फॉर दैट, बैंडविड्थ का यहाँ भी चार्ज होता है। तो अब वो जितना ज्यादा यूजर होगा, तो काशिफ साहब का ऑब्वियसली इतना
ज्यादा यूजर वो होता जाएगा। अमाउंट ऑफ डेटा आप फंक्शंस की बेसिस पे भी कर सकते हैं। इस वक्त फंक्शन एज अ सर्विस भी क्लाउड में कॉन्सेप्ट है पास के अंदर, ठीक है। आप वो उसकी बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा कम आप बैंडविड्थ लेंगे, आप साइज लेंगे, डेटा का साइज, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी ले रहे हैं, कितना डेटा इन आउट कर रहे हैं, ये वैसे भी आपने देखा वेब होस्टिंग जब आप करवाते हैं तो इसी तरह की चीजें आपको बताई जाती है पैकेजेस पे। तो वो आप उसकी बेसिस पे इनसे पर मंथ बिलिंग कर देंगे कि फिर महीने का जितना आपका बिल बन रहा है वो आप उस पे फ्लोटिंग भी कर सकते हैं और विद अपर टीयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो है ये मोस्टली जो है वो अपनी बिलिंग किस पे कर रहे होंगे, पर यूजर के, जी आपके अगर इतने स्टूडेंट हैं, इतने वो हैं, तो उनकी बेसिस के ऊपर हम आपसे बिलिंग कर लेंगे, ठीक है। डेटा पे भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो है इट गोस विद दैट, वो अप्रोक्सीमेशन करके इनसे कर लेंगे। अच्छा, हो सकता है ये जो अब स्कूल वाले हैं, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को आगे पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी चार्ज करना सकती है, शायद चार्ज कर रहे हैं कि जी हमारे आईटी इनेबलमेंट पे करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत बहुत सारे मल्टीपल आपके कॉम्बिनेशन हो सकते, ठीक हो गया जी। सो गो बैक, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी हो गया जी, क्लियर। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में it gives servers and all these things, और जैसे अभी बताया वो चला गया। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, यू कैन यूटिलाइज दैट। देन काफी सारे अगेन इसके भी प्लेयर हैं, बेशुमार हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सेल्स फोर्स हैज बीन वेरी फेमस। सेल्स फोर्स पे काफी बड़ा जो है ना सिस्टम है, पर्टिकुलर फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और आपको सीआरएम बेस्ड एप्लीकेशंस देते हैं। गूगल ऐप इंजन, आप इसके अंदर साथ गूगल के क्लाउड फंक्शंस भी आ चुके हैं, दे आर आल्सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, काफी वाइडली यूज होते हैं। इसी तरह एज़्यूर के बहुत सारे हैं। फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसका भी आपको बता दिया, जो एंड यूजर की जो एप्लीकेशन है, चाहे डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके एंड यूजर है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के एंड यूजर है। सो देयर कैन बी अ लॉन्ग 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 लिस्ट ऑफ such type of services, so they are called as software as a service। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जो बिलिंग है वो जनरली जो है वो ऑन मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस आपको की जाती है। तो अगेन डिपेंड करता है कि जी किस टाइप की आपकी सर्विस है, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी हो सकती है। बहुत सारे मॉडल हैं, और मेनली क्या है जी, यूजर ने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी होती, यूजर के पास एप्लीकेशन जो वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर से आ जाती है। अक्सर मैकेनिज्म इसमें जो है वो क्या होता है कि आपके वेब ब्राउजर के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं, और वेब ब्राउजर के अंदर वो एप्लीकेशन जो है आप उसको यूटिलाइज करते हैं। सो दीज थ्री आर द मेजर मॉडल। फिर उनके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हो सकती हैं, जैसे जी वीडियो कॉन्फ्रेंस एज अ सर्विस, तो उसके टूल हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के, या कोलैबोरेशन एज अ सर्विस, जिस वक्त हम यूज कर रहे हैं, so this is a वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड कोलैबोरेशन टूल, अ बिट कोलैबोरेशन टूल। हम इसमें शेयरिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीन राइटिंग भी कर सकते हैं, कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक हो गया जी। तो ये सर्विस मॉडल हैं जनाब, ये तीन इनकी लेयर्स हैं। So at the basic level, we do have this infrastructure as a service, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है ये आपका, इस पे जो यूजर है उसका कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। सिर्फ नीचे फिजिकल हार्डवेयर पे नहीं होता, वर्चुअल हार्डवेयर पे, और उसके ऊपर सारी लेयर्स वो खुद इंस्टॉल कर सकता है, खुद फुल कंप्लीट कंट्रोल है जितना, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल है उतना ही हेडेक भी ज्यादा, ही हैज टू डू ऑल दोस थिंग्स हिमसेल्फ। देन गूगल ऐप इंजन, या सॉरी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अगेन इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। तो इसमें ऑन टॉप ऑफ दिस पास सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यू आल्सो गेट प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, रन टाइम्स, development environments, operating systems, and again operating system I told you it's in between both of them, क्योंकि वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर मिलके दोनों प्लेटफॉर्म सर्विस। एंड इसमें नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई वीएम आप रिमूव नहीं कर सकते, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते इवन वर्चुअल मशीन, और आप सिर्फ जो है ना उन सर्वर्स को यूज करते हैं, आप कोई सर्वर्स भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप सर्वर को रिमूव नहीं कर सकते,
आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, कुछ ऐसा काम कर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देंगे। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को आप रिमूव नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट कर सकते हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने वो उनको रिमूव करना है, मोर कंट्रोल चाहिए, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लेंगे और फिर उन एनवायरनमेंट्स को आप इंस्टॉल करेंगे, so you will have a control of installation, but platform as a service में you can just use them. And if you move to the software as a service, आप कोई वेब सर्वर नहीं इंस्टॉल कर सकते, अपनी वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस जो होस्टेड वेबसाइट है आप उसको यूज कर लेंगे, होस्टेड एफटीपी सर्वर है आप उसको यूज कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स बने हुए आप एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, इसमें आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, इसमें एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन के सिर्फ यूजर हो सकते हैं, आप एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते। You can just configure application, so you can have a configuration option, which is software as a service. ठीक हो गया जी, तो ये इनकी वो है। तो अगर आप ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको कंपेयर करें, so in traditional IT infrastructure you have this type of stack, you have applications along with their data, then you run these application and obviously you have availability of this data over a runtime environment. This runtime environment runs on top of an operating system, maybe within middleware in case of a distributed environment. और आप इसे करते क्या है, ये operating systems in a cloud context you run on a virtualized environment, तो आप उसे virtualize कर देते हैं और उसके नीचे physical आपके servers, storages और networking होती है। तो virtualization से इन्हीं तीनों चीजों की illusion ऊपर मिलती है। So you install your operating system onto these virtualized environments. So if you are having an infrastructure as a service, तो infrastructure as a service के केस में यूजर जो वो ये चीजें मैनेज करता है, your application, data, runtime, middleware and maybe installing operating system itself. So these are managed by the user. और वेंडर जो प्रोवाइडर है वो क्या प्रोवाइड करता है, he provides you virtualization. Obviously he's having some sort of a virtualization capabilities and he has physical server storages and network. So ये physical उसके पास है, he install a layer of virtualization and then he provides you operating systems, ठीक है। तो वो operating system आपको देता है और आप उसको इंस्टॉल करके यूज करते हैं। अच्छा, अभी इधर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसका वर्चुअलाइजेशन मोड डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है। दो तरह की वर्चुअलाइजेशन होती है, वो मैं भी से आपको बता दूं, क्योंकि आप जो वर्चुअलाइजेशन करेंगे उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। एक वर्चुअलाइजेशन होती है, आप ये हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर की लेयर, अभी से मैं बता दूं, वैसे वर्चुअलाइजेशन का ना पूरा चैप्टर आएगा। ये दूसरा मोड है, इसमें हार्डवेयर है। आपका जो मोड है, आपने क्या किया है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस इंस्टॉल किया है, ठीक है। आप इसमें ओएस इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव विंडोज और एप्पल मैक ओएस, on top of that you install application 1, install another application, and along with that you installed a hypervisor or virtual machine monitor, VMM, as an application, जो कि जनरली किसका है जी, जैसे मैंने आपको कहा जी, VM वेयर का कर लें और एक वर्चुअल बॉक्स कर लें, माइक्रोसॉफ्ट का भी आपको मिल जाता है। इस VM मॉनिटर के ऊपर आप क्या करते हैं, इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जितना चाहते हैं। और इन ओएसएस के ऊपर आप एप्लीकेशंस फिर इंस्टॉल करते हैं। आपने लिनक्स कर ली, आपने फेडोरा या यूबंटू कर ली, तो आपने यूबंटू यू यूज दिस, ठीक है। जबकि ये आपका, इसे कहा जाता है होस्टेड, या टाइप 2 हाइपरवाइजर्स। ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, ये 1 है और ये टाइप 2 है, ठीक है। इसे होस्टेड कहते हैं, दिस इज होस्टेड एंड बड़ा मुश्किल है, एंड दिस इज बेयर मेटल, दिस इज बेयर मेटल, ठीक है। अब बेयर मेटल में क्या होता है, you install your bare metal, you install your virtual machine monitor onto bare metal, तो आप इसके ऊपर VMM इंस्टॉल करते हैं। जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो ये मोड यूज करते हैं, वो ये नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्स वेस्टेज है, क्योंकि वो बेसिक लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करते हैं और इसके ऊपर आपके ओएस होते हैं, ओएस, और इन ओएस के अंदर आपकी एप्लीकेशन होते हैं,
क्योंकि ये वाला हो तो अब आपकी लेट से 8 GB मेमोरी लगी है तो 4 GB रैम तो ये ले जाती है, फिर इसने भी कुछ लेना है। वर्चुअल मशीन मॉनिटर इज आल्सो लाइक एन ओएस, ये लिनक्स मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स पे बेस कर रहे होते हैं, तो ये ओएस ही की तरह होते हैं और काफी पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो अब ये नीचे आ जाता है, नीचे इसके कोई भी ओएस नहीं है। ये इस वक्त जो मोड है ना, ये आपका कमर्शियल एंटरप्राइज में ये वाला मोड मिल सकता है। ये आपका हाउस होल्ड मोड है, होम मोड है, जो आप यूज करते हैं इफ यू वांट टू हैव मल्टीपल VMs और आप वैरायटी में यूज करना चाह रहे हैं, you use this. But practically enterprise में ये वाली virtualization होती है, in which you install operating systems directly onto this virtual machine and you have multiple operating systems so you run that. ठीक है, क्लियर हो गया? किसी के यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नहीं है, तो ये दोनों में फर्क है। तो एंटरप्राइज में ये होगा, लेकिन आप जो करेंगे आप ये वाली करेंगे, आपको ओएस ऑलरेडी है, आप वर्चुअल मशीन करेंगे, आपको ये लीजन। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। सो ये हमने बात कर ली, तो यहाँ पे अब आप ये वर्चुअलाइजेशन कर देते हैं फिजिकल सर्वर्स के ऊपर, जिस तरह मैंने अभी कहा, और उसके ऊपर ओएसएस इंस्टॉल होते हैं, जबकि आपके यहाँ भी ओएस आएगा और फिर ऊपर दोबारा आएगा। इसके बाद अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दे रहे हो, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जो यूजर है वो सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा मैनेज करता है। रन टाइम, मिडलवेयर और ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? वेंडर आपका मैनेज कर रहा होता है। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, आप इंस्टॉल कर लेंगे, या डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप डेवलप कर लेंगे। जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है उसके पास कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड बाय वेंडर, ही हैज जस्ट एन एक्सेस टू द एप्लीकेशन, उसका कंट्रोल किसी चीज के ऊपर नहीं है। सो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज। ठीक हो गया जी? चलें 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें और फिर उसके बाद हम वापस यहाँ से सर ब्रेक फिर एक साथ ना करें, क्योंकि सर नमाज क्योंकि और सर आज तरावी- तरावियां भी हैं सर चलें आज। ठीक है, ऐसे क्विकली क्लोज कर देते हैं। तरावियां नहीं है, कौन कौन जा रहा है बाहर पढ़ने? सर मैं जा रहा हूँ सर, अच्छा, जा रहे हैं। 8:15 बजे सर चले, है, बस जा रहा एहतियात हूँ। जी जी। करनी है। चले, मैं फिर इसको कोशिश जी सर। करता हूँ, क्लोज कर देते हैं जी। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की बड़ा यहाँ पे बेसिक लेवल पे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं, और आगे इट्स नॉट वैसे भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सो आई ट्राई टू माइंड इट क्विकली। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे हमारा पूरा एक चैप्टर है। आर्किटेक्चर क्या होता है जी? इट्स द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्लाउड का आर्किटेक्चर वही है कि क्लाउड का सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप होंगे, किस तरह कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट होंगे मेजर, और हाउ दे आर गोइंग टू बी इंटररिलेटेड विद ईच अदर। तो क्लाउड आर्किटेक्चर जो है वो ऑब्वियसली हर एक के डिफर करते हैं। जो प्रैक्टिकली आपके क्लाउड डिप्लॉय हुए होते हैं उसमें हर क्लाउड प्रोवाइडर की एक अपनी अप्रोच होती है, their own, but there are some certain general reference architecture which you can use while developing your own cloud infrastructure। अगर आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो वो कुछ रेफरेंस आर्किटेक्चर हैं जिसमें कुछ मेजर कंपोनेंट्स का बताया जाता है। सो ऑन दैट वी डू हैव अ कंप्लीट चैप्टर, उसमें हम वो स्टडी करेंगे। और so there are certain cloud architecture patterns as well. So multiple components होते हैं आपके cloud के अंदर, just like any other large scale distributed system which communicates with each other, और उनका वो जो inter relationship होता है, it's always been important. Then there is a concept of multi-cloud or cloud federation. जो cloud में कहते हैं, multi-cloud means कि there are multiple clouds who are connected with each other and they are giving you services. लेकिन क्लाउड फेडरेशन का मतलब, अब आप जैसे लेट्स से एक आम यूजर भी अगर एक पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों यूज कर रहा है तो हाइब्रिड क्लाउड यूज कर रहा है, तो इजी ना मल्टी क्लाउड है। लेकिन जो फेडरेटेड क्लाउड होता है उसमें से मुराद ये होती है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स दे डू हैव अ फेडरेशन अमंग देम। उन्होंने आपस में वो एक इंटर क्लाउड ज्वाइन करके बना लिया है, कुछ सर्विसेज जो है वो कुछ दे रहे हैं और कुछ सर्विसेज जो है वो दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर दे रहा है। सो दैट इज कॉल्ड अ क्लाउड फेडरेशन। ये वो खुद भी बना सकते हैं और एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो फेडरेटेड सर्विसेज दे रही है और वो बैकएंड पे उसके अपने पास कुछ नहीं है, वो एग्जिस्टिंग क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज को लेके आपको दे रही है। सो ही वर्क्स मोर लाइक एन एजेंट। तो ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है। तो इन जनरल सेंस क्लाउड फेडरेशन मींस कि आपका मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स दे वर्क टुगेदर, और ताकि यूजर को ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ
स्केलेबिलिटी इज वेल, ठीक है। हो सकता है कि समटाइम, क्योंकि हर क्लाउड प्रोवाइडर की अपनी एक लिमिटेड ही रिसोर्सेज है, तो अगर सारे मिलके काम कर लेंगे तो क्लाइंट के पास जो है फिर स्केलेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक क्लाउड प्रोवाइडर ने अगर वो फुल भी हो गया तो दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर के पास उसका मूव कर सकता है। बट इट्स ए कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, इट्स ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। क्लाउड फेडरेशन में फिर उनके आपस के जो फेडरेशन के एग्रीमेंट्स हैं, रेसएलए के इशू होते हैं कि जिन केस ऑफ अ प्रॉब्लम और फेलियर हु इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल, जिससे आपका डायरेक्ट एग्रीमेंट है या जिससे फेडरेटेड वे में सर्विसेज आ रही है। सो इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, बट इट्स अ बिग एरिया जिसके अंदर यू कैन डू इन लॉट ऑफ रिसर्च, और इसके अंदर फिर इंटरऑपरेबिलिटी के इश्यूज, पोर्टेबिलिटी के इश्यूज, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। देन क्लाउड इंजीनियरिंग क्या है जी? आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड को जो आपने डेवलप करना है और उसके बाद उसकी जो भी आपने स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, ओपन इंटरफेसेस बनाने, गवर्नेंस करनी है, लीगल इश्यूज को देखना है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड इंजीनियरिंग। So it involves so many different aspects, starting from कि जी उसका जो आर्किटेक्टिंग करनी है, उसको बिल्ड करना है, उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, उसके लीगल इश्यूज को देखना है, और ये सारी की सारी चीजें जो है दैट इज कॉल्ड क्लाउड इंजीनियरिंग। तो अब जो जैसे क्लाउड प्रोवाइडर ने अगर क्लाउड को सर्विसेज के लिए ऑप्ट करने है, अगर उसने वो करनी है, तो ही इज गोइंग टू गो थ्रू द क्लाउड इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिसमें सारे एस्पेक्ट। टेक्सोनॉमी में सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देने के लिए कौन कौन से प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। अगेन इट्स अ बिट ओल्ड नाउ, बल्कि क्वाइट ओल्ड, तो नाउ देयर आर सो मेनी अदर प्रोवाइडर्स, बट इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड कि इनमें से जो आपको उस वक्त 8 से 8-10 साल पहले भी टॉप पे नजर आया था, स्टिल दे आर एट टॉप। वो उनका बिजनेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। At the end, we do have these cloud computing opportunities, challenges, advantages, and disadvantages. By now, we are already quite familiar with that, but we have documented it here to have a more elaborated and more detailed view about them. के opportunities और challenges क्या हैं, quickly के opportunities क्या हैं कि जी आपका सबसे मेजर के कोई लो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत नहीं है। कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल जहाँ फायदा होता है लो लेवल का, उतना ही वो हैसल भी होता है। सो एट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट कंसर्न कि नीचे चीजें कैसे चल रही हैं, यू जस्ट वांट टू हैव योर सर्विसेज बीइंग डिलीवर्ड एंड परफॉर्म। तो उसके लिए क्लाउड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड क्लाउड गिव्स यू अ लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि जी मेरा जो है वो स्केल आउट हो जाएंगी चीजें और मैं अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकूंगा। सो that worry is gone, and very importantly the services are available anywhere, कहीं से भी आप उसे access कर सकते हैं। Challenges क्या हैं? Challenges ये हैं कि yes, you make a dependence upon others, which may possibly limit flexibility and innovation. Yes, that's true. For example, if you move on to a certain cloud और आप वहीं पे सारा डेटा और वो चीजें रखना चाह रहे हैं, तो अब आप कई बार टेक्नोलॉजी कॉन्स्ट्रेंट भी हो जाते हैं कि अच्छा आपने इसी टेक्नोलॉजी में काम करना है, बिकॉज सर्टेन क्लाउड प्रोवाइडर गिव्स यू अ सर्टेन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल, वो फिर आपके उसमें से कॉन्स्ट्रेंट भी आ जाते हैं। एंड सिक्योरिटी कैन बी अ बिग इशू एज वेल, और इसी तरह पॉलिसी और एक्सेस के हवाले से भी देयर आर राइजिंग इश्यूज। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, इन पे हम पहले कर चुके हैं कि आपकी लोअर कंप्यूटिंग कॉस्ट है, particularly in the earlier stages it's very low। वो जो हमने बात की कि अपफ्रंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी नहीं है, so which is quite good। और आपको वो जो बहुत ज्यादा पैसे इसमें लगाना पड़ता है वो चीजें नहीं है। इसी तरह you can have improved performance as well, particularly for an individual persons कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो it can be better क्योंकि आप चीजें जो रिमोटली इन द क्लाउड आप कर रहे हैं। देन सॉफ्टवेयर कॉस्ट दे कैन बी रिड्यूस्ड, खास तौर से ये आपको कई बार होता है कि यू नीड अ सॉफ्टवेयर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या आपकी उस सॉफ्टवेयर से कोई एक फीचर यूज करने और बाकी चीजें नहीं है, बट यू हैव टू इंकर अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग दैट सॉफ्टवेयर। और ये इस तरह के सिनेरियोस बहुत दफा इवॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार हमने काफी सर्च किया था, I had a friend long ago, 10 साल पहले, he was doing his PhD in economics and he needed a software के जो के सिमुलेट करना है। So his lab जो उनकी लैब थी
they bought a software 6000 euro का उन्होंने bought किया था and he needed it only for 15 days. उसमें सिमुलेट करके सिर्फ चेक करना था, फाइनेंशियल एनालिसिस करना था उन्होंने, इकोनॉमिक एनालिसिस. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. तो वो 6000 यूरो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए माइट नॉट बी यूज्ड. तो अगर क्लाउड बेस्ड हो तो वो शायद 50 यूरो में वो सारा काम हो जाए, शायद 15 दिन में 50 यूरो में लग जाना. सो इस तरह के सिनेरियोज अगर हो सो यू कैन हैव. देन वेरी इंपॉर्टेंट इज इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट. आपको बिल्कुल वरी नहीं करना पड़ता, आपने कोई अपडेट्स नहीं करनी. आपका सास प्लेटफॉर्म में या पास प्लेटफॉर्म में जो भी आपको अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिलेंगे, whenever you will access it remotely, they will be accessed immediately. इसी तरह आपका जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी इंप्रूव है. जनरली एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं. चीजें बहुत स्टैंडर्डाइज्ड यूज होती हैं, so you do not have too much worried about them. इसी तरह स्टोरेज कैपेसिटी या कोई भी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है, they are unlimited, so you can have as much data storage available as much you want. Then data reliability is increased, you can have more data, more reliability available. चूंकि रेजिलेंसी होती है क्लाउड में, बैकअप्स होते हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे हो सकते हैं, जबकि आपके अपने जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स या लोकल सर्वर्स हैं, दे आर डैमेज्ड, योर फैसिलिटीज डैमेज्ड, आग लग गई, कुछ हो गया तो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है. देन यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस है. आपके जो इंटरफेसेस हैं दे आर स्टैंडर्डाइज्ड, यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर और एक ही तरीके से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. जैसे बताया कि इंस्टेंट अपडेट्स हैं तो यू आर गोइंग टू हैव लेटेस्ट वर्जन्स अवेलेबल. Group collaboration is quite easy. You do have your data and the things available over the internet on a centralized environment, so you can have easy collaboration. Then device independence is there. Generally, it is there, so you do not longer tether to a single network. एक physical facility की जरूरत नहीं है, localized होने की जरूरत नहीं है. You can work from anywhere and for any place आप कहीं के लिए काम कर सकते हैं. Disadvantages की बात करें so you need to have a constant internet connection in case of a public cloud. लेकिन जैसे पहले मैंने कहा जब भी हम cloud कहते हैं तो mostly we are referring to public cloud aspects, particularly in case of the advantages or disadvantages. So if you get disconnected, you may have a problem. ये again जरूरी नहीं है कि कोई चीज तबाह बर्बाद हो जाए, because for most of the cloud services you are not directly interacting with the cloud. आप कोई एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, सो दैट इज बीन परफॉर्म्ड इन क्लाउड. वो क्लाउड में होता जा रहा है, आप बहुत सारे काम बैचेस में कर रहे होते हैं, तो वो चल रहे होते हैं. जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको लाइव इंटरेक्शन ही क्लाउड में चाह रहे हो, ये भी ध्यान में रखना है. तो यस, इट्स अ डिसएडवांटेज कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल हो गया तो आपका काम ही खराब होगा. जैसे मैं अभी कोई एक्सपेरिमेंट रन कर दूं या कोई चीज रन कर दूं क्लाउड पे और वो चल रही होगी, मैं कनेक्टेड नहीं हूं, तो it doesn't worry me. But yes, it's a big problem because obviously somehow eventually you have to get connected to that thing. So if you do not have a connection, it can be a problem. और low speed connections हैं तो yes, that can create a problem. Especially अगर आपका कोई interactive mode में चीजें हो रही हैं, आप कोई लाइव वहां से अपनी VM से कोई चीज लेकर आ रहे हैं, तो that can be a problem as well. It can be slow. आपका connections अगर fast भी हैं, so the things they can be slow, but not on the cloud. Cloud के ऊपर वो चीजें तेज execute होती हैं. You do have very fast processing and the computational resources available. But if again you are in an interactive mode कि आप input भेजते हैं, वहां से output आती है, फिर आपकी input आ रही है, तो you are dealing interactively, then it's going to be a problem. Cloud के fast होने का भी फायदा नहीं होगा because if your connectivity is slow, it's going to make an impact. And features might be limited. Yes, you do have a certain features available on cloud. Cloud gives you a lot of variety of types of resources, variety of types of services, but again in a limited way. कुछ services वो नहीं offer करते, कोई और करता है. So you can again इसको भी आप handle कर सकते हैं. You can opt for other services from other cloud provider, लेकिन वहाँ पे फिर आपस में interactivity के और conformity के issues आते हैं. Store data might not be secure. Cloud providers, they promise you a lot. Yes, it's secure. It's more secure than your own computer. But the problem is it's not obscure. Because it's not obscure, it's a public thing.
सो किसी और के ऊपर किया गया अटैक, क्लाउड प्रोवाइडर पे किया गया अटैक, या डायरेक्टली आपके ही डेटा पर किया गया अटैक कैन बी थ्रेटन एंड यू कैन हैव प्राइवेसी इश्यूज एज वेल. सो स्टोर डेटा कैन बी लॉस्ट, लेकिन अगर आपका कुछ क्लाउड प्रोवाइडर ही की तरफ से डेफिनेटली जनरली प्रॉब्लम हो जाए, या कोई डेटा सेंटर ही उनका बर्न हो जाए एंड द डेटा इज ओनली इन दैट डेटा सेंटर, then there can be a problem as well. And then historically it has not been much good for the high performance computing system, but now many cloud providers, they give you facility of high performance computing. High performance computing में generally you need clusters which are really close to each other. वजह क्या होती है, क्लाउड प्रोवाइडर पे जब आप VMs ले रहे होते हैं, so you are not sure कि वो VMs, अगर आपने 4 VM ली और वो चारों की चारों VM एक ही कंप्यूटर में, you're not sure about it. वो कहीं भी हो सकती हैं, वो दूर भी हो सकती हैं, वो 2 डिफरेंट क्लस्टर में हो सकती हैं, वो 2 डिफरेंट डेटा सेंटर्स में हो सकती हैं. ठीक है, तो आप श्योर नहीं होते. यस, साइट्स आपकी होती हैं, साइट और डेटा सेंटर में फर्क होता है. एक साइट में मल्टीपल डेटा सेंटर्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो जनरली डेटा सेंटर एक बड़ी फैसिलिटी जो इकट्ठे होती है उसे कहा जाता है. तो वो हो सकता है कि आधा किलोमीटर दूर दूसरी VM आपकी चल रही है, तो दूसरी जगह मिल गई. ये इतना बड़ा आपकी साइट बनी हुई है, बड़ी बड़ी साइट्स है, तो that can put some sort of burden onto your computation. तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में इश्यू हो सकता है. लेकिन आप क्लस्टर बेस्ड भी आती हैं, तो जब आप क्लस्टर लेते हैं तो क्लस्टर को जनरली वो फिजिकली एक ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एग्जीक्यूट कराता है. तो ऐसी VMs ली जाती है जो कि क्लोज होती है. और जनरल कंसर्न्स भी हैं, लाइक क्लाउड जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल और डिफरेंट APIs यूज करते हैं. उनके अपने, जैसे अपने Amazon की एग्जांपल भी दिए, तो अपने स्टोरेज सिस्टम्स भी हैं, अपने कॉन्सेप्ट हैं. खासतौर से जो इमेज स्टोरेजेस हैं उनके भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं. सो दे आर डिफरेंट. तो जब आप अगर मूव करना चाहिए या माइग्रेट करना चाहिए दूसरे क्लाउड पर, दैट इज अ प्रॉब्लम. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन.